राम राम एवरीबॉडी। देखो, जो तुमने वर्ब तक चैप्टर अभी तक पढ़ा है ना, इसमें नॉन फिनाइट के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए गए हैं, वो अलग से पढ़ाए जाएंगे, ठीक है? तो उनको लेके परेशान नहीं होना। इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल्स है ना, उनके यूजेस हम लोग बाद में पढ़ेंगे। चलो, पहले क्वेश्चन देखो, डू वी हैव टू फिनिश दिस वर्क टुडे? आंसर बताओ। डोंट यू? कहाँ लिखेगा डोंट यू? अच्छा, यस यू डोंट यू है। देखो, आंसर तो तब तक चाहे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, एस यू डू की जगह लिखो एस यू हैव टू या एस यू मस्ट। या तो लिखो एस यू हैव टू या लिखो एस यू मस्ट। हैव टू लिख दो फिलहाल में। अब इसको ऐसे समझ लेना, जैसे हमने कहा दे हैव टू वर्क हार्ड। तो ये जो हैव टू हम यूज करते हैं ना, ये इंटेंशन एक्सप्रेस करता है कंपल्सन की। ये सेमी मॉडल होता है। मॉडल इसलिए मानते हैं क्योंकि इंटेंशन एक्सप्रेस करता है, बाकी होते वर्ब है क्योंकि हम इसको सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। अगर ही लिखेंगे तो हैज हो जाएगा, मॉडल्स में नंबर चेंज नहीं होता, तो हम इन्हें सेमी मॉडल्स कहते हैं। अब होता क्या, असर्टिव सेंटेंस है, तब तो इसको एज अ मॉडल यूज कर लो और ये वर्ब हो गई। लेकिन अगर हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो फिर हमें हेल्पिंग वर्ड डू यूज करनी पड़ेगी। दे डू नॉट हैव टू वर्क हार्ड। या फिर जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तब भी वही लिखना पड़ेगा, डू दे हैव टू वर्क हार्ड। तो ये जो हैव टू हम यूज करते हैं ना मॉडल फ्रेज, ये ठीक है असर्टिव सेंटेंस में, लेकिन सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ड डू यूज करना। अब ये जो हमारे क्वेश्चन है, देखो हमने किसी क्वेश्चन पूछा डू वी हैव टू फिनिश दिस वर्क टुडे। अब ये तो इंटरोगेटिव है इसलिए हमने डू लिख दिया, लेकिन वो जो इसका आंसर लिखा जा रहा है ना एस यू, वो है असर्टिव। तो जो असर्टिव आंसर है ना, उसमें डू मत लिखो, उसमें हैव टू लिखो, एस यू हैव टू। नेक्स्ट में आ जाओ, कमल कीप्स क्राइंग ही कैन हैव सम प्रॉब्लम। ये एबिलिटी है कमल की, हैविंग प्रॉब्लम, या एक पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है। एबिलिटी तो खैर क्या होगी, प्रॉब्लम्स होने की, ठीक है? तो लिख दो में, ही में हैव सम प्रॉब्लम। मतलब हम गेस कर रहे हैं कि प्रॉब्लम होगी, अब है या नहीं है वो अलग बात है। अगला देखो, सम गेस्ट लेफ्ट द पार्टी क्वाइट अर्ली, दे माइट नॉट हैव मोर टाइम। आंसर बताओ इसका। अबे आंसर बता दो। क्या करे, इस पे जवानी चढ़ी है क्या? है, माइट नॉट हैड बोला ना तूने? माइट नॉट हैड बोला, मॉडल्स के साथ में हैड आ जाएगा सेकंड फॉर्म। देखो इसमें पता है हमें क्या करना है, ये जो हमने माइट नॉट हैव मोर टाइम लिखा है, ये एक सिचुएशन है, हम पास्ट की गेस कर रहे हैं। अच्छा, जिस सिचुएशन को हम गेस कर रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है, एक रिजल्ट है पास्ट का। सम गेस्ट लेफ्ट द पार्टी क्वाइट अर्ली। तो कुछ गेस्ट रहे जो पार्टी से काफी जल्दी चले गए, तो अगर वो जल्दी चले गए तो क्यों चले गए ये हम गेस कर रहे हैं। तो जिस सिचुएशन को हम गेस कर रहे हैं उसका रिजल्ट लिखा हुआ है। अब अगर हम किसी ऐसे एक्शन को गेस करें या जिसके बारे में बात करें जिसका रिजल्ट विजुअल हो, तो उसको परफेक्ट फॉर्म में लिखा करो, माइट नॉट हैव हैड मोर टाइम। हैव हैड लिखो, might not have had more time. So such past actions as are referred to with their result. ऐसे past actions जिनको उनके results के साथ में लिख कर रेफर किया जाए, परफेक्ट फॉर्म में लिखा करो। How dare they to talk to my friends like that? ठीक है, हाँ, नीड और डेयर को जब भी हम सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं तो ये मॉडल्स होते हैं, इनके साथ हमेशा बेस फॉर्म लिखा करो। टू टॉक इन्फिनिटिव है, उसमें से टू रिमूव कर दो। नेक्स्ट, द कंपनी रिलेशनशिप मैनेजर आस्क्ड मी व्हाट टाइम ही वुड कांटेक्ट मी। इसका आंसर अपने बताओ। ये लड़का पढ़ा लिखा है, उसे पता नहीं क्यों। देखो एक क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, व्हाट टाइम डैश आई कॉन्टेक्ट यू। ये हमें ब्लैंक फिल करना है और उसके लिए ऑप्शन है शैल और विल। क्या लिखोगे? शैल। शैल क्या शो कर रही है, प्रोबेबिलिटी या इंटेंशन? तो देखो अभी सजी समझ रहा है, निकाल ले भाई कॉपी वॉपी, इधर आ।
बेटा ये शैल इसमें क्या शो कर रहा है, व्हाट टाइम शैल आई कॉन्टेक्ट यू, शैल क्या शो कर रहा है यहाँ पे, विलिंगनेस ऑफ द स्पीकर, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग। हाँ, हालांकि तेरे से पूछ नहीं रहा था, पूछ रहा था वो पीछे बैठा हिला हुआ, वो बोल ही नहीं रहा अभी, ठीक है। लेकिन चला जा, विलिंगनेस मतलब ये पर्सन अपनी विलिंगनेस दूसरे से पूछ रहा है, क्या मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा, है, दूसरे से पूछ रहा है, कांटेक्ट करेगा ये, और ये जानना चाह रहा है कि कांटेक्ट करेगा या नहीं करेगा, वो दूसरे से पूछ रहा है। हाँ, तो फिर परमिशन नहीं हो गया फिर। अगर मान लो हम दूसरे से पूछ के उसको कांटेक्ट कर रहे हैं, या हम उससे टाइम जानना चाह रहे हैं किस समय कांटेक्ट करें, तब तो एक तरीके से हमसे परमिशन मांग रहे हैं। तो जो शैल है ना, ये परमिशन के लिए लिखा गया। अब हमने पढ़ा था कि शैल का यूज हम फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ इंट्रोगेटिव में तब भी यूज कर लेते हैं जब हमें परमिशन मांगनी हो, ठीक है। फिर एक चीज और पड़ी होगी, जब हम परमिशन के लिए शैल का यूज करते हैं तब ये पास्ट में शुड हो जाता है, प्रोबेबिलिटी और विलिंगनेस के लिए यूज करते हैं तब ये वुड हो जाता है। अभी अपना क्वेश्चन देखो, द कंपनी रिलेशनशिप मैनेजर आस्क्ड मी व्हाट टाइम ही वुड कॉन्टेक्ट मी। तो ये परमिशन रही होगी जो उसने मांगी होगी, ठीक है। अब हमने उसको इनडायरेक्ट बना दिया, तो वुड की जगह शुड लिखो, व्हाट टाइम ही शुड कॉन्टेक्ट मी। अगर हम शैल का यूज परमिशन के लिए करें तो पास्ट में इसकी जगह शुड लिखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दैट मैन कैन नॉट कंट्रोल ओवर हिज चिल्ड्रन। हाँ, हाँ कैन नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा तेरा मुंह है। अब देखो, दैट मैन कैन नॉट कंट्रोल व्हाट, हुम। अब ये जो कैन नॉट कंट्रोल हमने वर्ब लिखे ना, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। जैसे हमने लिख दिया दैट मैन कैन नॉट कंट्रोल व्हाट, हुम। ऐसी वर्ब जिनके बाद व्हाट या हुम के रिप्लाई की जरूरत पड़े वो ट्रांसिटिव होती हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा करो, प्रिपोजिशन नहीं। तो जो ओवर लिखा ना, इसे रिमूव कर दो, सिंपली ऐसे लिखो, दैट मैन कैन नॉट कंट्रोल हिज चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखो, ऑल लिविंग बींग्स में बी कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज, एनिमल्स एंड प्लांट्स। फैक्ट या गेस, ये फैक्ट है, ठीक है। अगर ये फैक्ट है तो मे मत यूज करो, कैन लिखो। ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग बींग्स कैन बी कैटेगराइज। तो मे जब हम लिखते हैं ना, तो वो हमारा गेस होता है, वो हो भी सकता है सच, नहीं भी हो सकता, लेकिन हमें पता है ये गेस नहीं है, ये फैक्ट ही है। दो ही टाइप होते हैं बस ऑल लिविंग बींग्स के, या तो एनिमल्स या प्लांट्स, दो ही होते हैं बेटा। हम कौन से टाइप में है फिर, लिविंग बींग्स के दो ही टाइप होते हैं ना, एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम लोग कौन से टाइप में हैं? हाँ, तू होगा एनिमल, कौन से टाइप में है? हाँ, प्लांट बोल रहा है। हाँ, चल बढ़िया है, एनिमल ही सही। आई एम नॉट वेरी श्योर बट इट कैन बी ट्रू। अब देखो, जब ये लिखी थी आई एम नॉट वेरी श्योर, तो इसका मतलब स्टेटमेंट जो है वो सर्टेनिटी तो शो नहीं कर रहा है, गेस हो गया। तो कैन की जगह मे लिख दो। फिर हमने लिखा, इसका आंसर अपने आप बताओ। नाइन्थ क्वेश्चन पढ़ो और आंसर अपने आप बताओ। देखो, जो रिमेन वर्ब होती है ना, लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग और इंट्रांसिटिव होती है, उनके पैसिव नहीं बनते। तो ये जो वॉज रिमेन्ड हमने लिखा ना, इसमें से वॉज रिमूव कर दो। लिंकिंग वर्ब्स इंट्रांसिटिव होते हैं, उनको पैसिव वॉइस में मत लिखा करो। रिमेन, स्टे, कीप, अप्रोच, अप्रोच बता रहा हूं, अपीयर, ये सब लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। तो लिखो, द मैनेजमेंट रिमेन्ड होपफुल। होपफुल होना मैनेजमेंट की स्टेट हो गई, ये लिंकिंग वर्ब है। अगला देखो, व्हेन आई हैड फिनिश्ड माय सेकंड ईयर ऑफ कोर्स वर्क आई मस्ट मेक अ चॉइस। अब जैसे इसने ये बता रहा है कि जब इसका सेकंड ईयर हो गया, ठीक है, तब इसको फिर एक चॉइस करनी पड़ी, सब्जेक्ट वगैरह चूज करने पड़े होंगे। तो ये कंपल्सन या ऑब्लिगेशन हो गया, लेकिन ये पास्ट का ऑब्लिगेशन है, तो मस्ट की जगह लिखो हैड टू। आई हैड टू मेक अ चॉइस। पास्ट के कंपल्सन या ऑब्लिगेशन के लिए हैड टू लिखा करो, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए मस्ट लिखा करो। 11th का क्वेश्चन आंसर अपने आप बताओ। है, हाँ, ही विल। ये देखो, सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है, और व्हेन विल ही रिटर्न जो हमने लिखी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हमेशा असर्टिव फॉर्म में लिखा करो। तो लिखो व्हेन ही विल। अगला देखो, व्हाट नीड यू योर ऑन कंप्यूटर फॉर। इस सेंटेंस में जो हमने नीड यूज किया, जरा एक बार देखो तो ये मॉडल है वर्ब, ध्यान से देखो, मॉडल है, सब्जेक्ट से पहले नहीं लिख रखा है यूज है। अब ये जो हमने नीड वर्ब यूज कर रखे ना, ये हमने सब्जेक्ट यूज से पहले लिख कर यूज कर रखे, तो ये मॉडल हो गया यहाँ पे। अगर ये मॉडल हो गया तो कोई ना कोई हमें सब्जेक्ट भी लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सब्जेक्ट कहीं लिखा नहीं है। ये जो योर ऑन कंप्यूटर है ना, ये नाउन है, तो वर्ब कहीं है, सॉरी मैं कह रहा हूँ वर्ब लिखनी पड़ेगी। तो यू के साथ जो हम नीड लिख रहे हैं ना, ये है मॉडल, और इसका हमें मेन वर्ब लिखनी पड़ेगी जो कि कहीं है नहीं। तो या तो कोई मेन वर्ब अपने पास से लिख दो, और नहीं तो इसको लिखो व्हाट डू यू नीड।
व्हाट डू यू नीड। नीड और डेयर को जब हम सब्जेक्ट से पहले लिखकर इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं तो ये मॉडल्स होते हैं, इनके साथ हमेशा मेन वर्ब लिखा करो। तो लिखो व्हाट डू यू नीड योर ऑन कंप्यूटर फॉर। अगला देखो, वी आर नॉट यूज टू ईट सो मच एट लंच टाइम। क्या इस सेंटेंस में यूज टू का मतलब अकस्टम टू मान सकते हैं? देखो, वी आर नॉट अकस्टम टू, हाँ। तो अगर इसका मतलब अकस्टम टू हम मान सकते हैं तो इसे क्या कहोगे? पैसिव वॉइस की वर्ब या एडजेक्टिव? एडजेक्टिव। जब भी यूज टू का मतलब अकस्टम टू हो तो हमेशा एडजेक्टिव होता है। अब अगर ये एडजेक्टिव हो गया तो इसका वर्ब जेरेंट फॉर्म में लिखो। ये जो ईट है ना, इसको ईटिंग करो। वी आर नॉट यूज टू ईटिंग सो मच, इसका मतलब है वी आर नॉट अकस्टम्ड टू ईटिंग। 14th क्वेश्चन हमने लिखा व्हाई डू आई हेल्प हिम, मतलब हम अपने लिसनर से पूछ रहे हैं कि मैं किसी की मदद क्यों करता हूं। ठीक है, चलो ये थोड़ी समय के लिए हो भी सकता है। मान लो मैं किसी पर्सन की मदद करता हूं लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं उसकी मदद क्यों करता हूं, हालांकि बेतुका है, लेकिन फिर भी अगर मान लें कि चलो ये सच है तो आगे देखो स्टेटमेंट लिखा ही हैज नेवर डन एनीथिंग फॉर मी। अब कोई पर्सन है, उसने कभी मेरे लिए कोई फेवर नहीं किया। ठीक है, अब मैं दूसरे से पूछ रहा हूँ कि फिर मैं फेवर क्यों करूं, तो मैं दूसरे से सजेशन मांग रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। तो अगर सजेशन है ना तो डू मत लिखो, शुड लिखो। व्हाई शुड आई हेल्प हिम, व्हाई शुड आई हेल्प हिम। हाँ बच्चा, कहाँ है सबऑर्डिनेट क्लॉज? हाँ तो इसमें मेन क्लॉज कौन सी है बता। इसको तो पकड़ लियो। धतूरे, तू टाइम खराब कर रहा है यहाँ पे अपना। ये दो सिंपल सेंटेंस है अलग अलग। व्हाई डू आई हेल्प हिम एक सिंपल सेंटेंस है इंटरोगेटिव में, ही हैज नेवर डन एनीथिंग फॉर मी वो दूसरा सेंटेंस है। दिख नहीं रहा? एक में क्वेश्चन मार्क लगाएगा, फुल स्टॉप लगाया। चर्बी चढ़ी है तेरे, मेरे को लग रहा है। हाँ, कि जवानी चढ़ी है? दो सिंपल सेंटेंस है, अभी वो उसको एक मेन क्लॉज बता रहा है, सबऑर्डिनेट। ये तो बेसिक है भैया, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, ऑब्जेक्ट है, क्लॉज है, ये तो पहचानना सीख जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट मी नो व्हाट इज ट्रांसपायर्ड आफ्टर योर मीटिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। देखो ये पेपर में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ थोड़ा सा ट्रिकी है। ये जो ट्रांसफायर वर्ब है इसका मतलब कोई बच्चा बताएगा? हैपन, इसका मतलब होता है हैपन, कम टू हैपन। ठीक है, तो अगर इसका मतलब हैपन होता है तो वर्ब डूइंग हो या हैपनिंग? हैपनिंग। ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव क्या गलत हो गया? पैसिव। तो ये जो इस ट्रांसपायर्ड हमने पैसिव वॉइस लिख दी ना, ये गलत कर दी क्योंकि ये वर्ब हैपनिंग होती है, डूइंग नहीं होती। तो लिखो ट्रांसपायर्स। लेट मी नो व्हाट ट्रांसपायर्स। अगला देखो, यू डिड नॉट वाटर द प्लांट्स व्हाइल आई एम अवे। डिड यू? सही करो इसे। बोल ले कोई नहीं। बोल 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 बोल। देखो वैसे तो इसका अगर सबसे आसान आंसर देखे ना तो मेन क्लॉज पास्ट में, सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में लिख दो। आई एम की जगह वॉज लिख दो, आई वॉज। यू डिड नॉट वाटर द प्लांट्स व्हाइल आई वॉज अवे। अब ये तो टेंस का सीधा सा कॉन्सेप्ट काम कर गया, लेकिन एक्चुअल में ये काम नहीं करेगा, ये हमने कुतर के यूज कर लिया, क्योंकि हमने टेंस में पढ़ा था कि व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, अनटिल, इनके साथ लिखे क्लॉजेस टाइम होती हैं और मेन क्लॉज का टेंस उनके अकॉर्डिंग यूज होता है। अब हम देखें तो व्हाइल आई एम अवे जो हमने क्लॉज लिखे ना, ये टाइम क्लॉज है और ये प्रेजेंट टेंस में है, तो हमें कायदे से मेन वर्ब जो मेन क्लॉज है उसका टेंस चेंज करना चाहिए था। ठीक है, तो हमें लिखना चाहिए था डिड नॉट की जगह डोंट, लेकिन हमने लिख दिया एम की जगह वॉज। अब जरा एक बार सोचो ऐसा क्यों किया होगा? टाइम क्लॉज के अकॉर्डिंग मेन क्लॉज का टेंस क्यों नहीं चेंज किया? वो लास्ट में क्वेश्चन टैग लिखा हुआ है डिड यू। अब वो जो डिड यू क्वेश्चन टैग लिखा है ना, वो क्वेश्चन टैग यूज होता है हमेशा मेन क्लॉज के अकॉर्डिंग। अगर हम डोंट लिख देंगे तो फिर हमें उस क्वेश्चन टैग को भी चेंज करना पड़ेगा। तो अगर दो करेक्शन करना चाहते हो सेंटेंस में तब तो इसको लिखो यू डोंट वाटर द प्लांट्स व्हाइल आई एम अवे डू यू, तो सही हो जाएगा। अच्छा सिंगल करेक्शन करना चाहते हो तो फिर वो यही हो सकता है कि एम की जगह वॉज लिखो। तो एम की जगह वॉज लिख देने से सिंगल करेक्शन से सेंटेंस सही हो जाएगा, और नहीं तो करेक्शन करने पड़ेंगे दो। डिंट की जगह अगर डोंट लिखोगे तो डिड यू की जगह डू यू भी लिखना पड़ेगा। जो मैं समझा रहा हूं समझ गए? अगर डिड यू लास्ट में नहीं लिखा होता तो हम एम को वॉज नहीं करते, डिंट को डोंट करते। टाइम डिसाइड्स द टेंस। नेक्स्ट में आ जाओ। दो इट इज द बिगेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड इट मे बी एम्प्टीड इन 5 मिनट्स। गैस या फैक्ट?
अब दो कंजंक्शन यूज किया काउंटर करने के लिए किसी स्टेटमेंट को। अगर हम किसी स्टेटमेंट को काउंटर कर रहे हैं तो इसका मतलब जो कहने वाला पर्सन है वो उस बात को लेकर जिसे काउंटर कर रहा है श्योर होगा या नहीं? श्योर तो होगा ही। अगर श्योर नहीं होगा तो काउंटर ही नहीं कर पाएगा किसी स्टेटमेंट को। तो अगर श्योरिटी एक्सप्रेस करनी हो तो मैं नहीं कैन लिखा करो। इट कैन बी एम्प्टीड इन 5 मिनट्स। हाँ, एम्प्टीड का मतलब खाली कराना नहीं। एम्प्टी बेस फॉर्म होती है, एम्प्टीड सेकंड फॉर्म होती है, एम्प्टीड थर्ड फॉर्म होती है। अगला देखो, वुड आई आस्क यू व्हाई यू डोंट वांट टू जॉइन अस? तेरी चटनी बन जाएगी एक दिन, देखियो। शुड आई आस्क यू या शैल आई आस्क यू? शुड आई आस्क यू या शैल आई आस्क यू? लिख लो, मैं पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, समझे? हिले हुए हैं। ऐसे हिले हुए हैं। या तो लिख दो शुड आई आस्क यू या लिख दो शैल आई आस्क यू। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ में रिक्वेस्ट के लिए, ऑर्डर के लिए, परमिशन के लिए शैल या शुड लिखा करो। सेकंड पर्सन के साथ वुड या कुड लिखा करो। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो या तो शैल लिख दो, शैल आई आस्क यू, या लिख दो शुड आई आस्क यू। अगला देखो, आफ्टर द एक्सीडेंट द टूरिस्ट समहाउ कुड वॉक टू देयर होटल। जनरल एबिलिटी या पर्टिकुलर? ये जो हम कुड लिख के यहाँ पे एबिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं टूरिस्ट की, ये एबिलिटी कैसी है उनकी? जनरल एबिलिटी है या पर्टिकुलर? पर्टिकुलर है। तो यहाँ पे मैनेज टू लिखो। आफ्टर द एक्सीडेंट द टूरिस्ट समहाउ मैनेज टू वॉक टू देयर होटल। पास्ट की एबिलिटी जो जनरल होती है उनके लिए कुड लिखा करो, किसी पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड एबिलिटी के लिए मैनेज टू लिखा करो। अगला देखो, 20th का आंसर अपने आप एक बार सोचो तो क्या हो सकता है? हरिओम। अब देखो, ये जो हमने सेंटेंस लिखा ना, इसमें हमने लिखा है दे कुड लेट मी नो दे वर गोइंग टू बी लेट। मतलब हम ये सिचुएशन एक सपोज कर रहे हैं कि अगर वो लोग चाहते तो हमें बता देते कि लेट हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट में स्टेटमेंट के लगा दिया हमने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन किसी काम के होने से पहले होता है या बाद में? बाद में ही होता है हमेशा एक्सक्लेमेशन। तो इसका मतलब ये लोग जिनके बारे में हमें गेस कर रहे हैं कि वो हमें बता सकते थे लेट होना, वो लेट हो चुके हैं या नहीं? हो चुके हैं। तो इसका मतलब जिस सिचुएशन को हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं वो हो चुका इवेंट है। परफेक्ट फॉर्म लिखो, कुड हैव लेट। दे कुड हैव लेट मी नो। अच्छा, जब कुड हैव लेट लिख देंगे तो अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो जाएगा? बट दे डिड नॉट। लेकिन उन्होंने बताया नहीं, वो लेट हो गए, इसीलिए ये पर्सन जो है वो एक्सक्लेमेशन शो कर रहा है। 21 का आंसर अपने आप बताओ। केम। ठीक है। अगर हम यहाँ पे वुड रादर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारी प्रेफरेंस है। लेकिन जो हम यहाँ पे एक्शन प्रेफर कर रहे हैं उसका डूअर कोई और है। तो अगर डूअर कोई और है, हम चाहे ऐसे हम रहे हैं कि वो हो, तो इसका मतलब वो हो नहीं रहा होगा, तभी हम चाह रहे हैं। तो पास्ट सब्जेक्टिव मूड लिखो केम। हाँ, मैथ्स भी पढ़ता है, चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बेटर। कहाँ पढ़ता है मैथ्स? अभिनय सर। आते शायरी, जाते शायरी, बीच में शायरी, यही? उम्र है खैर उनकी, अभी कोई बात नहीं। अगला देखो, कौन सा नंबर है? 22nd। दे हैड टू फेस विद द ट्रूथ दैट देयर लाइव्स हैड चेंज्ड फॉरएवर। अब यहाँ देखो, जैसे हमने कहा दे हैड टू फेस, व्हाट हैड टू दे फेस। अब व्हाट का रिप्लाई हमें लिखना है यहाँ पे, तो इसका मतलब वर्ब ट्रांसिटिव हो गई। अगर ये वर्ब ट्रांसिटिव हो गई तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखो द ट्रूथ, विद रिमूव कर दो। जिन वर्ब्स के बाद में व्हाट या हुम के रिप्लाई की जरूरत पड़ती है वो ट्रांसिटिव होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा करो। अगला देखो, सम ऑफ द ओल्डर बॉयज हैड डेयर्ड मोहन डू इट। अब देखो, जो हमने डेयर्ड लिखा ना, मेन वर्ब है। अच्छा, उसके अलावा हमने एक वर्ब और भी लिख रखी है सेंटेंस में, डू। अगर मेन वर्ब के अलावा कोई दूसरी वर्ब लिखोगे तो उसको नॉन फाइनाइट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो डू को लिख दो टू डू, टू डू लिख दो। 24th का आंसर एक बार अपने आप सोचो। क्या हमने ये पढ़ा था कि WH फैमिली वर्ड्स अगर हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट बन जाए तो जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए डू डट डिड हेल्पिंग और यूज करते हैं उनकी जरूरत नहीं रहती? पढ़े होगा। अब ये विच स्टोरी यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है। अगर ये विच स्टोरी सब्जेक्ट है ना तो डिड लिखो मत, सीधे इंटरेस्टेड लिखो। विच स्टोरी इंटरेस्टेड यू मोस्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू डट डिड का यूज किया जाता है सब्जेक्ट से पहले।
अब ये सब्जेक्ट है यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, इससे पहले लिख नहीं पाओगे तो फिर बाद में लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट वर्ब लिखो। 25th क्वेश्चन में क्या हम यूज टू को, यूज टू का मतलब अकस्टम टू मान सकते हैं? स्टोन्स वर अकस्टम्ड टू, नहीं मान सकते, तो फिर ये पैसिव वर्ब हो गई। ठीक है, स्टोन्स वर यूज्ड, व्हाई वर दे यूज्ड। अब व्हाई का रिप्लाई इन्फिनेटिव होता है, तो ये जो टू मेकिंग है ना, इसको लिखो टू मेक, स्टोन्स वर यूज्ड टू मेक वेपन्स। तो अगर यूज टू का मतलब कस्टम्ड टू हो तो ही वो एडजेक्टिव होता है, अदरवाइज वो पैसिव वर्ब भी हो सकता है। अगला देखो, नथिंग में बर्न अनलेस देयर इज ऑक्सीजन, गैस या फैक्ट? ये तो फैक्ट ही हो गया, तो अगर ये फैक्ट हो गया तब तो कैन लिखो, नथिंग कैन बर्न। अगला देखो, द बॉय पोलाइटली आस्क्ड द मैनेजर इफ ए मे कम इन। आंसर बता बेटा। हाँ, इफ ही कैन कम इन। तेरे कान पे लगा बहुत तेज, हिले हुए पड़ोसियों का। देखो इतने बद्ध हैं, इतने बद्ध हैं सर। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, वो मैंने ऐसे ही मतलब में डाल दिया इसमें, पता नहीं, लेकिन मेन क्लॉज पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में लिखा करो, मे की जगह माइट लिखो, मे की जगह माइट लिखो, मेन क्लॉज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में। तो जो मे लिखा है उसकी जगह मास लिखो। क्या बता रहा हूँ मैं, पता नहीं, आज मेरा दिमाग कटा हुआ है, माइट लिखो, माइट कोई नहीं चला। अगला देखो, हाउ डज दिस न्यू सब्सटेंस स्मेल। यहाँ पे जो स्मेल है ये एक्शन वर्ब है, लिंकिंग, लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि जो सब्सटेंस है वो डूअर हो नहीं सकता। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो हाउ एडवर्ब तो गलत हो गया। व्हाट डज दिस न्यू सब्सटेंस स्मेल लाइक, व्हाट डज दिस न्यू सब्सटेंस स्मेल लाइक, ये लिखो। लिंकिंग वर्ब के बाद में एडवर्ब मत लिखा करो। अगला देखो, वुड एनीवन कॉल मी प्लीज टेल देम दैट आई एम बिजी। अब ये सेंटेंस ना एक कंडीशनल है, मतलब हम किसी को समझा रहे हैं, अगर कोई कॉल करे तो उसको बताना मैं बिजी हूं, तो ये कंडीशनल है। अब कंडीशनल में वुड जो होता है वो नहीं यूज होता है, यहाँ पे शुड लिखा करो, शुड एनीवन कॉल मी। ये हमने कंडीशनल में पढ़ा होगा कि शुड जो होता है उसका यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी ऐसी कंडीशन को रेफर करना हो ना जो प्रोबेबल है ना इम्प्रोबेबल है, तो इसको लिख दो शुड एनीवन कॉल मी। 30th का आंसर अपने आप बताओ। वेयर दे हैव। अब देखो ये सेंटेंस जो हमारा है ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, हालांकि इंटरोगेटिव फॉर्म में है लेकिन सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हमेशा असर्टिव फॉर्म में लिखा करो, सेंटेंस भले ही क्वेश्चन हो। अब वेयर हैव दे गॉन फॉर द पार्टी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को असर्टिव फॉर्म में लिखो, हेल्पिंग और सब्जेक्ट के बाद, वेयर दे हैव गॉन। नेक्स्ट देखो, यू हैड बेटर टू हरी इट इज गेटिंग लेट। हैड बेटर, वुड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, ये सब मॉडल्स होते हैं, इनके सबके साथ बेस फॉर्म लिखा करो। तो जो टू हरी लिखा है ना इसमें टू रिमूव कर दो। हैड बेटर, वुड बेटर मॉडल्स का यूज हम करते हैं किसी पर्सन को कुछ स्ट्रॉन्ग एडवाइस देने के लिए। ठीक है, हाँ, तो इनके साथ बेस फॉर्म लिखा करो, हरी, टू रिमूव करो। नेक्स्ट देखो, दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी आर इन मुंबई विद ऑल आवर फ्रेंड्स। अब अगर इस सेंटेंस में दिस टाइम नेक्स्ट वीक ना लिखा हो तब तो ये सही है, तब हम ये मान लेंगे प्रेजेंट का फैक्ट है। लेकिन अगर हम टाइम लिख रहे हैं दिस टाइम नेक्स्ट वीक, तो इसका मतलब ये फैक्ट प्रेजेंट का नहीं है, फ्यूचर का है, तो फ्यूचर के लिए लिखो शैल बी, वी शैल बी इन मुंबई। वी आर इन मुंबई की जगह लिख दो वी शैल बी इन मुंबई। अगला देखो, द कार वॉज गॉन स्किडिंग ऑफ द रोड इन टू अ डिच। गो वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, पैसिव नहीं बनेगा, वॉज गॉन की जगह वेंट लिख दो। अगला देखो, द रेफरी एक्सप्लेन्ड अबाउट द रूल्स ऑफ द गेम। अब देखो जैसे हमने लिखा द रेफरी एक्सप्लेन्ड व्हाट डिड ही एक्सप्लेन, अब व्हाट का रिप्लाई चाहिए तो ट्रांसिटिव वर्ब हो गई, अबाउट प्रिपोजिशन रिमूव कर दो। फिर हमने लिखा था फायर स्प्रेड क्विकली बट एवरीवन कुड एस्केप। एस्केपिंग किस तरीके की एबिलिटी है इन लोगों की, पर्टिकुलर या जनरल? पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर इवेंट है, ठीक है, उससे रिलेटेड है तो लिखो मैनेज टू, बट एवरीवन मैनेज टू एस्केप। अगला देखो, यू ought टू कम टू द मीटिंग। अगर ये सेंटेंस केवल इतना हो तो ये सही हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा हम किसी पर्सन को एडवाइस कर रहे हैं मीटिंग में आने के लिए। आगे देखो जरा क्या लिखा हुआ है, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। अब मीटिंग तो हो गई,
अगर मीटिंग हो गई और हम किसी पर्सन को ऐसा काम करने के लिए कह रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुका है, तो परफेक्ट फॉर्म लिखो, यू ऑट टू हैव कम, यू ऑट टू हैव कम। अच्छा, जब हम लिख देंगे यू ऑट टू हैव कम तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? बट यू डिडंट। यू ऑट टू हैव कम टू द मीटिंग बट यू डिडंट। 37th अपने आप सही करो। ठीक है, हाँ, वॉज रिमूव कर दो। अकर वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, पैसिव नहीं बनेगा। अकर वर्ब हैपनिंग होती है, डूइंग नहीं होती है। अगला देखो, डिस्पाइट मैनी एन एफर्ट द स्टूडेंट डिड नॉट सॉल्व द पजल। अब अगर ये डिस्पाइट मैनी एन एफर्ट ना लिखा हो, तब तो वो सेंटेंस सही है, तब हम ये मान लेंगे उस स्टूडेंट ने जानबूझ के पजल को सॉल्व नहीं किया। लेकिन अगर हम ये लिख रहे हैं डिस्पाइट मैनी एन एफर्ट, तो इसका मतलब उसने एफर्ट्स तो किए। अगर एफर्ट किए फिर काम नहीं हुआ, तो ये डेलिबरेशन नहीं है, ये उसकी इनेबिलिटी है। इनेबिलिटी के लिए कुड नॉट, द स्टूडेंट कुड नॉट सॉल्व द पजल, द स्टूडेंट कुड नॉट सॉल्व द पजल। अगला देखो, हाँ, अरे हटे यार, वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव में कोई डिफरेंस नहीं होता बच्चे। अगला देखो, देयर वॉज हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड बट वी कुड गेट टू द एयरपोर्ट इन टाइम। अब फिर लिखो मैनेज टू। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हैवी ट्रैफिक था रोड पे, लेकिन ये किसी तरीके से एयरपोर्ट पहुंच गए। अगर इन्होंने कुछ काम कर लिया तो मैनेज टू। अगला देखो, ऑल ऑफ द गेस्ट इन द पार्टी अपीयर्ड चीयरफुल, दे मस्ट एंजॉय देमसेल्व्स देयर। अब एक सिचुएशन है, हम अज्यूम कर रहे हैं, मतलब ये हम पास्ट की एक सिचुएशन है जिसे अज्यूम कर रहे हैं कि वो लोग वहां पे एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, हम अज्यूम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे एक वहां पे सिचुएशन दे रखी है कि वो सभी चीयरफुल अपीयर हो रहे थे। तो अपीयर होना, चीयरफुल जो है वो एंजॉय करने का रिजल्ट है। अगर रिजल्ट लिखा हुआ है तो जिस एक्शन का ये रिजल्ट है वो कंप्लीट स्टेट का होगा। मान लो हमें पता नहीं है, हम गेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस एक्शन को गेस कर रहे हो वो कंप्लीट स्टेट का है। मस्ट हैव एंजॉयड, मस्ट हैव एंजॉयड। रिजल्ट जब दिया गया हो तो वर्ब्स को परफेक्ट फॉर्म में लिखा करो। अगला देखो, वी कैंसिल्ड द ट्रिप टू स्विट्जरलैंड बिकॉज वी हैड नॉट एनफ टाइम। ऐसे क्वेश्चन हमने कल भी दो डिस्कस किए थे। ये हैड नॉट हो गई हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब कहीं है नहीं, एनफ टाइम नाउन है, तो इसको हैड नॉट को हटाओ, डिड नॉट हैव लिख दो, बिकॉज वी डिड नॉट हैव एनफ टाइम। हेल्पिंग वर्ब्स को बिना मेन वर्ब के मत लिखा करो। अब देखो, नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिखा, यू डोंट ब्रिंग एन अम्ब्रेला। अगर ये सेंटेंस केवल इतना हो तो हम इसको सही मान लेंगे, और हम ये मानेंगे इस पर्सन की हैबिट है कि वो कभी अम्ब्रेला नहीं लाता, मतलब उसका अपना पर्सनल एट्रीब्यूट हो गया, हैबिट हो गई। लेकिन आगे देखो, एक दूसरी सिचुएशन लिखी है, इट इज नॉट गोइंग टू रेन। तो इसका मतलब उसकी हैबिट वगैरह नहीं है, हम उसको प्रेजेंट की सिचुएशन से रिलेट कर रहे हैं उस एडवाइस को। तो प्रेजेंट में अगर बारिश होगी तो अम्ब्रेला लाने की जरूरत है, अगर कोई बारिश नहीं है तो देर इज नो नेसेसिटी। तो एक्चुअल में हैबिट नहीं है, नेसेसिटी को रेफर किया जा रहा है। तो डोंट हटाओ, नीड नॉट लिख दो, यू नीड नॉट ब्रिंग एन अम्ब्रेला। इफ इट रेन्स देन वी नीड अम्ब्रेलाज, इफ इट डजंट रेन वी डोंट नीड अम्ब्रेलाज। तो नेसेसिटी के लिए यहां पे लिख दो नीड नॉट। दे वर नॉट प्रेजेंट देयर, ये एक फैक्ट हो गया। दे मस्ट लीव दिस टाउन बाय नाउ, ये हमारा अजम्पशन हो गया, मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं। अब देखो, जिस सिचुएशन को हम अज्यूम कर रहे हैं ना, उसके बाद हमने एक टाइम फ्रेज लिखी है बाय नाउ। ये हमने पहले भी टेंस में पढ़ रखा था कि बाय नाउ का यूज हम करते हैं प्रेजेंट की डेडलाइन के लिए। ठीक है, तो अगर हम बाय नाउ लिख रहे हैं तो इसका मतलब जिस एक्शन के लिए बाय नाउ टाइम फ्रेज लिखी जा रही है वो कंप्लीट स्टेट का होगा। तो एक तो ऐसे पता चल गया। मान लो ये बाय नाउ ना भी लिखा हो तब भी देखो, वो हमने लिखा दे आर नॉट प्रेजेंट देयर, वो रिजल्ट है। जिस सिचुएशन को हम अज्यूम कर रहे हैं उसको अज्यूम करने की वजह यही है कि वहां पे एक ऐसा रिजल्ट हमारे सामने विजुअल है कि वो लोग वहां पर है नहीं जिन्हें होना चाहिए। तो इसका मतलब जिस एक्शन को हम गेस कर रहे हैं वो कंप्लीट स्टेट का है। मस्ट हैव लेफ्ट लिखो, दे मस्ट हैव लेफ्ट दिस टाउन बाय नाउ। अगला देखो, वर इट पॉसिबल आई शेल फ्लाई टू यू, इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो शैल हटाओ, वर्ड लिखो। विल और शैल प्रोबेबिलिटी शो करते हैं, लेकिन ये सिचुएशन इमेजिनरी है, ये ओपन, ये सेमी क्लोज कंडीशनल है, तो शैल की जगह वुड लिखो। अगला देखो, इट वॉज सोन बिकम अपेरेंट दैट नो वन वॉज गोइंग टू कम। बिकम वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, पैसिव नहीं बन पाएगा, तो ये जो वॉज सोन बिकम लिखा है ना, इसमें से वॉज हटा दो, बिकम को बिकेम कर दो, इट सोन बिकेम अपेरेंट। अगला देखो, समवन हैज स्टॉलन ऑल हिज मनी, ही मे फील वेरी हेल्पलेस।
अब यहाँ पे किसी पर्सन के बारे में हम गेस कर रहे हैं कि वो पर्सन हेल्पलेस फील करेगा, ठीक है। अच्छा, गेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे कुछ हो चुका है, किसी ने उसके पैसे चुरा लिए हैं। तो इस हिसाब से ये जो हम उसकी स्टेट गेस कर रहे हैं ये उस समय प्रोसेस में होनी चाहिए जब हम गेस कर रहे हैं। तो लिखो ही मे बी फीलिंग वेरी हेल्पलेस। माई बॉस इज यूज टू फाइंड मिस्टेक्स, फाइंडिंग लिख दो। माई बॉस इज यूज टू, यहाँ पे यूज टू का मतलब कस्टम्ड टू है, ये पैसिव वर्ब नहीं है। बॉस को कोई यूज नहीं करेगा तो ये पैसिव वर्ब नहीं है, बॉस की स्टेट है कि वो हमेशा गलतियां ढूंढता रहता है। तो यहाँ पे लिखो फाइंडिंग। माई ग्रैंड फादर वॉज वेरी क्लेवर, ही माइट स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस एबिलिटी या पॉसिबिलिटी? एबिलिटी, तो माइट की जगह कुड लिख दो। ही कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। 49 देखो, यू वॉन्ट शाउट आई कैन हियर यू। ये जो वॉन्ट होता है किसके शॉर्ट फॉर्म होता है? विल नॉट। ये विल नॉट के शॉर्ट फॉर्म होता है। तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं यू विल नॉट शाउट, मतलब हम एक प्रोबेबिलिटी रेफर कर रहे हैं। लेकिन ध्यान से देखो, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, नीड है। इफ समवन कैन हियर यू देन देयर इज नो नीड टू शाउट। तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं, नीड को रेफर करना है। वांट हटाओ, नीड नॉट लिखो। यू नीड नॉट शाउट, या शुड नॉट लिख दो, यू शुड नॉट शाउट। अगला देखो, सम एनिमल्स नीड नॉट वाटर ऑल द टाइम्स, दे कैन सर्वाइव विदाउट इट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग ड्यूरेशन। अब देखो, जब हमने नीड नॉट लिखा है ये मॉडल हो गया। नीड और डेयर के बाद जब भी हम नॉट लिख देते हैं वो मॉडल्स हो जाते हैं, उनके बाद हमें वर्ब लिखनी पड़ती है। वाटर नाउन है, वर्ब हमने लिखी नहीं। अब या तो कोई वर्ब लिखो, सम एनिमल्स डोंट नीड नॉट ड्रिंक वाटर, नीड नॉट, मतलब जो भी, या तो कोई वर्ब लिख लो, और नहीं तो इस नीड नॉट को हटा के डोंट नीड लिख दो। सम एनिमल्स डोंट नीड वाटर ऑल द टाइम। अगला देखो, वाई नीड आई टू रिपोर्ट टू मिस्टर मेहरा। आई सब्जेक्ट से पहले नीड लिख दिया तो ये मॉडल हो गया। मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो जो टू रिपोर्ट इन्फिनेटिव है इसमें से टू रिमूव कर दो। वाई नीड आई रिपोर्ट। अगला देखो, मोस्ट चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल्स कांट बी एबल टू डू इवन बेसिक कैलकुलेशंस। ठीक है, हाँ। अब जब कैन नॉट लिख दिया ना तो बी एबल टू की जरूरत नहीं, से रिमूव कर दो। 53rd का आंसर अपने आप बताओ। देखो, एक तो डेयर्स को डेयर लिखो, क्योंकि अगर हम डेयर के बाद नॉट लिख रहे हैं तो ये मॉडल है, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म नहीं चेंज होगी। दूसरा, जब ये मॉडल है तो वो जो इन्फिनेटिव टू चैलेंज लिखा है उसमें से टू भी रिमूव करो। तो लिखो डेयर नॉट चैलेंज। 54th का आंसर अपने आप बताओ। देयर इज सो मच नॉइज हियर दैट वी आर नॉट एबल टू हियर एनीथिंग क्लियरली। क्या हमने ये पढ़ा था कि मेंटल और फिजिकल इनएबिलिटीज जो होती हैं, टेम्परेरीनेस उनकी शो करने के लिए कैन नॉट लिखा करो? पढ़ा था। तो यहाँ पे आर नॉट एबल टू हटाओ, कैन नॉट लिखो। वी कैन नॉट हियर एनीथिंग प्रॉपरली। वो जो वर्ब्स लिखवाई थी उनका ध्यान देना, वो जो हमारे मेंटल और फिजिकल फैकल्टीज की वर्ब होती है उनके साथ कैन नॉट लिखा करो। ही हैज नॉट पास्ड इन हिज ड्राइविंग टेस्ट येट। अब देखो, ही हैज नॉट पास्ड व्हाट हैजंट ही पास्ड। अब व्हाट का रिप्लाई लिखना पड़ेगा। तो ये वर्ब ट्रांसिटिव है, ये जो इन प्रिपोजिशन लिखा ना इसे रिमूव कर दो, सीधे ऐसे लिखो, ही हैज नॉट पास्ड हिज ड्राइविंग टेस्ट। ही हैज नॉट पास्ड हिज ड्राइविंग टेस्ट येट। 56 क्वेश्चन सीडीएस के पेपर में आया, आंसर बताओ। विल की जगह वुड लिख दो। अबे तुम हिले हुए हो क्या? टेंस के क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहे। विल की जगह वुड लिख दो। मेन क्लॉज पास्ट में, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होती है। पास्ट में विल की जगह वुड लिखा करो, दैट ही वुड नॉट स्टेप डाउन। अगला देखो, विल यू माइंड लिविंग अस अलोन फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब देखो, किसी पर्सन से ना कोई रिक्वेस्ट कर रहा है थोड़ी देर अकेले छोड़ देने के लिए। अब अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, तो वहां पे पोलाइटनेस शो करने के लिए आई और वी के साथ शैल या शुड लिखा करो, सेकंड पर्सन के साथ में वुड या कुड लिखा करो। यहाँ पे सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन यू, तो विल की जगह वुड लिख दो। वुड यू माइंड लिविंग अस अलोन। अगला देखो, 58th क्वेश्चन में हमने लिखा है, चोर्स अराउंड द हाउस कैन आल्सो टेक लॉन्गर इफ पीपल डिडंट हैव मोर एफिशिएंट अप्लायंसेस। कि जो हमारे घरेलू काम है उनको करने में और भी ज्यादा टाइम लगता अगर हमारे घरों पे वो एफिशिएंट अप्लायंसेस ना होते। जैसे फ्रिज है, मिक्सर है, जूसर है, ग्राइंडर है, वॉशिंग मशीन है, ओवन है। ठीक है,
वैक्यूम क्लीनर है, तो हम कह रहे हैं अगर ये चीजें ना हो तो घरेलू काम करने में और भी टाइम लग जाए। अब हमें देखना ये कि जो सिचुएशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सिचुएशन है कैसी, रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक। हाँ, रियलिस्टिक है। मेरे पास एक कार है और मैं अगर सपोज कर रहा हूँ मेरे पास कार ना होती तो मुझे आने में और टाइम लगता, तो ये सिचुएशन जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये कैसी है, रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक? बोलेगा। मेरे पास कार है और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरे पास कार नहीं होती तो मुझे और टाइम लगता आने में। अभी 30 मिनट लगते हैं आने में, फिर 3 घंटे लगते हैं। तो ये जो सिचुएशन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर कार नहीं होती और टाइम लगता है, ये सिचुएशन रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक? अनरियलिस्टिक। अभी तो रियलिस्टिक कह रहा था। अब हमें पता है कि हमारे घरों पे अप्लायंसेस होते हैं, लेकिन हम इसके ऑपोजिट एक सिचुएशन अज्यूम कर रहे हैं कि अगर ना होते तब क्या होता। अरे भैया जब होते हैं तो रियलिटी है कि वो है, हम जो सपोज कर रहे हो अनरियलिटी है, तो अगर अनरियलिटी है तो कैन की जगह कुड लिखो, कैन की जगह कुड लिखो। ये सेमी क्लोज कंडीशनल है अगर पकड़ में आया हो तो। वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज नॉट रियल, वी आर गोइंग अगेंस्ट रियलिटी, तो जो रियलिटी है हम उसके ऑपोजिट सोच रहे हैं। अगला देखो, वी कैन अचीव बेटर रिजल्ट्स इन ईयर्स टू कम, विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू, ठीक है। इन ईयर्स टू कम लिख दिया ना, तो इसका मतलब ये एबिलिटी अभी हम में नहीं है। ये अगर हम अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे तो फ्यूचर में एबिलिटी आ जाएगी। तो ये एबिलिटी अभी की नहीं फ्यूचर की है, तो फ्यूचर की एबिलिटीज के लिए कैन नहीं विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू लिखा करो, वी शैल बी एबल टू अचीव बेटर रिजल्ट्स। अगला देखो, प्लीज लेट अस नो इट इफ यू मे नॉट अटेंड द मीटिंग। अब हमने पढ़ा कि मे और मे नॉट का मीनिंग सेम होता है, ना हाँ होता है ना ना होता है, लेकिन देखो हम किसी पर्सन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ जानने के लिए, तो जो हम जानना चाह रहे हैं वो हम आंसर हाँ या ना में या फिर एम्बिगुअस, हाँ या ना। अगर हम जानना चाह रहे हैं तो इसका मतलब हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तभी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर केवल सर्टेन थिंग को रेफर करना हो तो फिर वहां पे कैन नॉट लिखा करो, प्लीज लेट अस नो इट इफ यू कैन अटेंड द मीटिंग या इफ यू कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, मतलब कैन या कैन नॉट का यूज किया करो सर्टेनिटी के लिए। एट फर्स्ट आई डेंट नो व्हाट टू डू बट सून आई गॉट यूज टू ट्रेवल बाय मेट्रो। अब देखो गेट की फॉर्म के बाद जब भी यूज टू लिखा होगा तो वो हमेशा एडजेक्टिव ही होता है। इजम आर के साथ तो पैसिव वॉइस भी कई बार हो जाता है, लेकिन गेट की फॉर्म के बाद जो यूज टू होता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। तो ये यूज टू एडजेक्टिव हो गया। अब इसके बाद अगर वर्ब लिखोगे तो जेरेंट फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। अच्छा वो ट्रेवल वर्ड जो है ना वो है वर्ब, तो अगर वर्ब है तो उसको ट्रेवलिंग कर दो, आई गॉट यूज टू ट्रेवलिंग। नेक्स्ट देखो, व्हेन दे रीच द ऑफिस टुमारो दे आर वेरी सरप्राइज। ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है व्हेन दे रीच द ऑफिस टुमारो, ये देखो प्रेजेंट टेंस में। अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो इसका टाइम क्या होगा, फ्यूचर। सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तो उनका टाइम फ्यूचर होता है। तो अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो फ्यूचर टाइम का रेफर कर रही है, जैसा कि टुमारो लिखा है उससे पता भी चल जाना चाहिए, तो वो मेन क्लॉज का एक्शन उसी फ्यूचर टाइम के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ेगा। तो आर की जगह लिख दो विल बी, आर की जगह विल बी लिख दो। टाइम क्लॉज में जो टाइम होता है मेन क्लॉज का टेंस उसी के अकॉर्डिंग यूज क्या करो। तो ये टाइम फ्यूचर का है तो जो टेंस हम मेन क्लॉज में लिख रहे हैं वो भी फ्यूचर में आएगा। 63 का आंसर अपने आप बताओ। नीड लिख दो, नीड के बाद नॉट लिख रखा है तो मॉडल हो गया। मॉडल्स को सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज मत किया करो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो नीड लिखा करो। तो लिखो सरल नीड नॉट अचीव। 64 का आंसर अपने बताओ। शुड दैट दे हैड लिव्ड। अब यहाँ पे मतलब हम विश कर रहे हैं कि कोई लोग हैं अगर वो भी जिंदा होते इस चीज को देखने के लिए जो भी चीज है। तो जब कभी कुछ विश करते हो ना तो या तो लिखा करो आई विश या लिखा करो वुड दैट। वुड दैट, वुड दैट का मतलब काश होता है, ये कंडीशनल में पढ़ा होगा हम लोगों ने। हरिओम, बहुत क्वेश्चन है। अगला देखो, नो बडी हैज कम आउट ऑफ द कॉन्फ्रेंस रूम येट दे मे स्टिल डिस्कस द मैटर। अब देखो फैक्ट ये है कि कोई भी अभी कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर नहीं आया, उस फैक्ट के बेसिस पर हम एक सिचुएशन अज्यूम कर रहे हैं कि वो लोग अभी मामले को डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये जो सिचुएशन हम गेस कर रहे हैं वो सिचुएशन उस समय जब उसको गेस किया जा रहा है कौन सी स्टेट में होगी, इनकम्प्लीट प्रोसेस में होगी ना। तो फिर इसके लिए कॉन्टिन्यूअस फॉर्म लिखो वर्ब की, दे मे स्टिल बी डिस्कसिंग, दे मे स्टिल बी डिस्कसिंग ये लिखो।
66 का आंसर देखो, ये जो हमने लिखा व्हाट डज मैटर मोस्ट इन सच अ सिचुएशन, ये हमारी नाउन क्लॉज है, सब्जेक्ट इज टू कीप वन स्कूल उसका है प्रेडिकेट। अब अगर ये व्हाट डज मैटर मोस्ट इन सच अ सिचुएशन नाउन क्लॉज है तो इसको असर्टिव फॉर्म में लिखो। ये जो डज हमने लिख रखे ना हेल्पिंग और इसकी जरूरत नहीं है, सीधे लिखो मैटर्स, व्हाट मैटर्स मोस्ट। सबऑर्डिनेट क्लॉज असर्टिव फॉर्म में लिखा करो हमेशा। 67, अगर 67th क्वेश्चन में यस ना लिखा हो तब तो ये सेंटेंस सही है, यू शुड रिवाइज द सिलेबस वेल बिफोर द एग्जाम, मतलब हम किसी पर्सन को कोई काम करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन अगर हम यस लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये पहले से ही डिसाइड हो चुका है जो हम बता रहे हैं, तो इसका मतलब हम हमें यहाँ मिला रहे हैं, तो शुड हटाओ मस्ट लिखो, यस यू मस्ट रिवाइज द सिलेबस वेल। 68 देखो, 68% में हम किसी को सलाह दे रहे हैं कोई काम नहीं करने के लिए, वी शुड नॉट डाउट इज इंटेग्रिटी, कि हमें उस पर्सन की इंटेग्रिटी ईमानदारी पे डाउट नहीं करना चाहिए। आगे कह रहे हैं ही कैन नॉट टेक द मनी। अब ये सफाई देने की जरूरत कब पड़ेगी, जब कुछ काम हो चुका होगा या नहीं हो चुका होगा, मतलब किसी ने पैसे वैसे लिए होंगे, उस पर आरोप लगा होगा, अब हम सफाई देते घूम रहे हैं कि नहीं इसको बिलीव मत करो। तो एक्चुअल में ये जो हम सिचुएशन यहाँ पे कैन नॉट के साथ में निगेट कर रहे हैं, जिस चीज के नहीं होने को हम रेफर कर रहे हैं वो हो चुका है, तभी हम किसी को उस पर भरोसा नहीं करने के लिए कह रहे हैं। तो अगर ये हो चुका इवेंट है जिसको तुम कैन नॉट के साथ निगेट कर रहे हो तो परफेक्ट फॉर्म में लिखो, ही कैन नॉट हैव टेकन द मनी, ही कैन नॉट हैव टेकन द मनी। अगर अभी कुछ हुआ नहीं है और उसको बारे में बात कर रहे हो तब तो कैन नॉट ठीक है, लेकिन अगर हो चुका है फिर परफेक्ट फॉर्म लिखो, ही कैन नॉट हैव टेकन द मनी। 69 का आंसर बताओ। आंसर तो लिख दो, विल हैव की जगह मे हैव अ डिसेंट एजुकेशन, बाकी समझना यहां से। हमने एक सेंटेंस लिखा, दे वेंट देयर टू मीट हिम। अब देखो हमने पढ़े ये इन्फिनिटिव्स होते हैं ना, इनका यूज हम तब भी करते हैं जब हमें किसी काम के पर्पस को रेफर करना होगी, जैसे दे वेंट देयर, उन्होंने ये एक्शन किया, वहां जाने का काम किया, तो ये काम करने का उनका पर्पस क्या था, तो पर्पस था किसी से मिलना, तो हमने लिख दिया टू मीट हिम। अभी हमने इन्फिनिटिव लिखा, अभी जो इन्फिनिटिव है ना ये फ्रेज है, अगर हम इसी पर्पस को किसी क्लॉज के थ्रू रेफर करना चाहें, मतलब अभी तो हम इन्फिनिटिव फ्रेज के थ्रू उस पर्पस को शो कर रहे हैं जिसके लिए काम किया गया, अगर हम क्लॉज का यूज करें तो देखो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, दे वेंट देयर सो दैट, पर्पस शो करने के लिए जो क्लॉज लिखोगे ना उसमें कंजंक्शन लिखना सो दैट कंजंक्शन जो होता है पर्पस शो करने के लिए लिखा जाता है, सो दैट दे माइट मीट हिम। अगर ये प्रेजेंट टेंस होता तो हम मे लिखते, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, मेन क्लॉज हमारी पास्ट में वेंट, तो हमने मे ना लिख के उसकी जगह माइट लिख दिया। तो जब हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं पर्पस शो करने के लिए, तो अगर हम चाहें तो उस इन्फिनिटिव को दैट क्लॉज से रिप्लेस भी कर सकते हैं, इन्फिनिटिव पर्पस शो करता है और ये क्लॉज भी पर्पस शो करते हैं। तो पर्पस शो करने के लिए जो क्लॉज लिखोगे उसमें कंजंक्शन लिखना सो दैट और मॉडल लिखना मे, तो हम मे मॉडल का यूज सो दैट क्लॉजेज में करते हैं पर्पस शो करने के लिए। क्या बेटा, सो दैट एक ही कंजंक्शन होता है और ये फैन बॉयज नहीं है, ये सबऑर्डिनेट है। हाँ, तो ये जो हमारा सेंटेंस है ना देखो ये भी ऐसे ही है, जैसे हमने लिखा देयर इज अ नीड ऑफ मोर रिसोर्सेस, व्हाई इज देयर नीड ऑफ मोर रिसोर्सेस, क्यों जरूरत है ज्यादा रिसोर्सेस की, तो अब हम पर्पस बता रहे हैं किस लिए जरूरत है, तो लिख दो सो दैट ऑल चिल्ड्रन मे हैव अ डिसेंट एजुकेशन, सो दैट ऑल चिल्ड्रन मे हैव अ डिसेंट एजुकेशन। नेक्स्ट देखो, माई फ्रेंड माइट ड्राइव अ कार इवन बिफोर ही लेफ्ट स्कूल, पॉसिबिलिटी या एबिलिटी, कार ड्राइव कर लेना कम कम उम्र में, ये एबिलिटी हो गई, तो यहाँ पे माइट हटाओ कुड लिख दो, माई फ्रेंड को ड्राइव अ कार। अगला देखो, वी आर नॉट श्योर अबाउट टुमारो बट वी कैन गो टू द बीच। अगर देखो अगर ये सेंटेंस केवल इतना होता वी कैन गो टू द बीच तब तो हम इसे सही मान लेते, लेकिन जब शुरू में मेन क्लॉज में लिख ही दिया वी आर नॉट श्योर तो ऐसे बदल गया गेस है, अगर एक गेस है तो कैन हटाओ मे लिखो। अगला देखो, शी गॉट द जॉब बिकॉज शी माइट स्पीक 5 लैंग्वेजेस, एबिलिटी या पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, तो कुड लिख दो बिकॉज शी कुड स्पीक।
73rd में हमने लिखा एज देयर इज नो अदर चॉइस अवेलेबल वी मस्ट हैव टू फिनिश द वर्क बाय द इवनिंग। अब देखो मस्ट और हैव टू दोनों ही ऑब्लिगेशन शो करते हैं, एक साथ यूज मत करो, या तो मस्ट लिखो या हैव टू लिखो, किसी एक को ड्रॉप कर दो, हैव टू रिमूव कर दो, मस्ट लिखा रहने दो। नेक्स्ट देखो, मोस्ट पीपल डोंट डेयर गो अगेंस्ट सेटअप रूल्स ऑफ सोसाइटी। हाँ, टू गो, देखो ये डोंट हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, डेयर हो गई मेन वर्ब। अगर डेयर मेन वर्ब है और इसके बाद में कोई दूसरी वर्ब लिखोगे तो नॉन फाइनाइट फॉर्म में लिखना टू गो, डोंट डेयर टू गो। अगला देखो, दैट मैन मे नॉट बी माई फादर बिकॉज ही इज आउट ऑफ द टाउन दिस डेज। अब हम यहाँ पे किसी काम के नहीं होने को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नहीं होने को हम इसलिए रेफर कर रहे हैं क्योंकि उसके पीछे हमें अपना एक लॉजिक भी दे रहे हैं, ही इज आउट ऑफ द टाउन दिस डेज। तो अगर हम ये लॉजिक दे रहे हैं कि ही इज आउट ऑफ द टाउन, तो इसका मतलब जिस काम को नहीं होने को हम रेफर कर रहे हैं वो हम उसको लेकर हम श्योर होंगे या नहीं, श्योर होंगे तभी रीजन दे रहे हैं। तो मे नॉट मत लिखो, कैन नॉट लिखो, कैन नॉट बी माई फादर। और कैन नॉट सिंगल वर्ड होता है, एक साथ लिखा करो। अगला देखो, आई एम अफ्रेड दैट ही माइट इंजर वाइल प्लेइंग फुटबॉल। तुक्के मारता रहता बैठे बैठे, है। माइट हैव इंजर्ड, गेट इंजर्ड, माइट गेट इंजर्ड लिखो। इंजर वर्ब डूइंग होती है, बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आएगी, या तो कोई ऑब्जेक्ट लिख दो तब भी सही हो जाएगा, ही माइट इंजर अदर प्लेयर्स, ही माइट इंजर हिमसेल्फ। और नहीं तो इसको पास्ट पार्टिसिपल बना दो, इससे पहले लिंकिंग और लिख के। अगला देखो, एज यू मे प्रोबेबली नो, ड्रॉप प्रोबेबली, मे यूज कर लिया तो प्रोबेबली मत उसको से ड्रॉप कर दो। अगला देखो, कैन इट हैपन व्हाट ही इज सेइंग। ये बच्चा जो पेन चबाया जा रहा है, चबा ले चबा ले। आंसर बता, कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बता। क्वेश्चन पढ़ो, सोचो समझो, फिर आंसर बता बेटा इसका क्या होगा। क्या होता है, बी पार्ट गलत है? में, कहा में लिखेगा, कहां लिखेगा बेटा में? अबे चुप हो जाओ बेटा, कहां लिखोगे में? मे इट हैपन, अबे में लिखेगा कहां? एक लगा ना, चपक जाएगा। यहां देखो, ये जो हैपन हमने लिखी ना, ये हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब है। उसके बाद जो हमने लिखा है ना व्हाट क्लॉज, वो नाउन है। अब हमने पढ़ा कि व्हाट के साथ लिखे क्लॉजेस नाउन होते हैं, नाउन या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, ये हैपन वर्ब का सब्जेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट होता तो वर्ब से पहले लिखा जाता। अच्छा, दूसरा हम देख रहे हैं वर्ब से पहले हमने वैसे ही इट लिखी रखा है, तो इट सब्जेक्ट है। तो अगर इट सब्जेक्ट है तो हमें व्हाट इज सेइंग को ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, लेकिन वर्ब इंट्रांसिटिव है तो ऑब्जेक्ट आएगा नहीं। तो इस सेंटेंस को लिखो ऐसे, कैन व्हाट ही इज सेइंग हैपन। ये जो व्हाट इज सेइंग नाउन क्लॉज है, इसको ऑब्जेक्ट के बजाय सब्जेक्ट बना दो, इंट्रांसिटिव का तो ऑब्जेक्ट नहीं आते, तो लिखो कैन व्हाट ही इज सेइंग हैपन। तो व्हाट इज सेइंग जब लिख दोगे ना हैपन से पहले, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगी क्लॉज। अब ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट क्या हमने पहले डिस्कस किया था? क्या ही होगा, ठीक है। अगला देखो 79, एवरीवन मे अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। व्हाट काइंड ऑफ एबिलिटी, व्हाट काइंड ऑफ परमिशन इज इट, स्पेसिफिक और जनरल? जनरल। तो जो जनरल परमिशंस होती हैं, ऑलरेडी ग्रांटेड परमिशंस होती हैं, जो रूल्स होते हैं, उनके लिए कैन यूज क्या करो, मे नहीं। तो लिखो एवरीवन कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो ऐसी परमिशंस जो कोई पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर पर्सन को दी जाती हैं, उनके लिए तो मे या कैन कुछ भी लिखा करो, लेकिन जो परमिशंस ऑलरेडी ग्रांटेड हो, जो जनरल परमिशंस होती हैं, रूल्स या लॉज होते हैं, उनके लिए कैन लिखा करो। मिस्टर गुप्ता अपीयर्स वरीड टुडे। अब हमने कहा कि मिस्टर गुप्ता जो है वो वरीड दिखाई पड़ रहे हैं। ही मे गेट इनटू सम ट्रबल, और इस फैक्ट के बेसिस पर हम एक सिचुएशन गेस कर रहे हैं कि वो कोई मुसीबत में पड़ गए होंगे। तो अगर वो वास्तव में मुसीबत में पड़ गए होंगे तो उसी का ये रिजल्ट है वरीड दिखाई पड़ना। तो इसका मतलब जो सिचुएशन हम गेस कर रहे हैं उसका रिजल्ट आ चुका, रिजल्ट आ चुका, तो परफेक्ट फॉर्म लिखो, मे हैव गॉट, मे हैव गॉट। तो ये जो सिचुएशन हम गेस कर रहे हैं ना, इसका रिजल्ट लिखा हुआ, तो परफेक्ट फॉर्म लिखो। अगला देखो, यू कैन नॉट लीव मेडिसिन इन प्लेसेस वेयर चिल्ड्रन कैन गेट होल्ड ऑफ देम। ये क्या है, एबिलिटी ऑफ द पर्सन या सजेशन टू द पर्सन? ये सजेशन है,
ये उसकी इनेबिलिटी नहीं है, सजेशन है, तो कैन नॉट हटाओ, शुड नॉट लिखो, यू शुड नॉट लीव मेडिसिन, यू शुड नॉट लीव मेडिसिन। 80 सेकेंड का आंसर अपने आप बताओ। बोल बे, पड़ोसी जगह आपने। हाँ, तुझे नहीं पता, तू मुखर्जी में भात खाने आता है यहाँ। यहाँ देखो, ये मेन क्लॉज पास्ट की है, ही डिडंट हैव एनी मनी विद हिम, तो हमारी जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी पास्ट की मान ली जाएगी। अब मान लो कोई पर्सन के पास पैसे नहीं है, तो उसको उधार मांगना पड़ा, ये है मजबूरी, ये है ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, कि मतलब अब कंपलसरी सिचुएशन वो हो गया, अगर नहीं है तो मांगोगे तो है ही कहीं से। लेकिन ये कंपल्सन प्रेजेंट का नहीं है, पास्ट का है। अब पास्ट का कंपल्सन है तो मस्ट की जगह हैड टू लिखो, ही डिडंट हैव एनी मनी विद हिम सो ही हैड टू बोरो सम। पास्ट के कंपल्सन्स के लिए हैड टू लिखा करो, छोटी सी बात समझ में नहीं आती। अगला देखो, when we were children we used to going to Shimla in summer every year। हाँ, ये used to यहाँ पे क्या है, मॉडल। अब ये हम वी सब्जेक्ट है, उसके बाद यूज टू लिख रहे हैं, तो ये मॉडल हो गया। अगर ये मॉडल हो गया तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, गो, वी यूज टू गो टू शिमला। अगला देखो, द प्रमोशन वाज प्रूव्ड अ टर्निंग पॉइंट इन हिज करियर। क्या ये जो टर्निंग पॉइंट हम नाउन यूज कर रहे हैं, ये प्रमोशन के लिए यूज किया जा रहा है? देखो तो एक बार, क्या प्रमोशन को ही टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है? हाँ, नहीं, फिर तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो क्या सिखाऊं आगे मैं। ये जो टर्निंग पॉइंट टर्म यूज हो रहा है, ये प्रमोशन के लिए यूज हो रहा है, प्रमोशन को ही टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है। तो अगर प्रमोशन को ही टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है, तो हम टर्निंग पॉइंट को ऑब्जेक्ट कहें या कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट। अगर ये कॉम्प्लीमेंट तो वर्ब कैसे, एक्शन या लिंकिंग? लिंकिंग और ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव, तो फिर क्या गलत हो गया, वॉज रिमूव कर दो। तो ध्यान रखना, प्रूव, एक्शन और लिंकिंग दोनों वर्ब होती है। यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है क्योंकि इसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट लिख रखा है, लिंकिंग और इंट्रांसिटिव होती है, पैसे मत बनाया करो, वॉज रिमूव कर दो। अगला देखो, टीयर गैस इज यूज टू डिस्पर्सिंग क्राउड। क्या यहाँ पे यूज टू का मतलब कस्टम्ड टू होगा? हाँ, होगा? नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे यूज टू का मतलब कस्टम टू नहीं होगा, तो फिर ये क्या है, ये पैसिव वर्ब है। टीयर गैस इज यूज्ड, व्हाई इज इट यूज्ड? अब हमें वाई का रिप्लाई लिखना है। देखो, वाई का रिप्लाई इन्फिनेटिव होता है, तो लिख दो टू डिस्पर्स क्राउड। टीयर गैस इज यूज्ड टू डिस्पर्स क्राउड। अगला देखो, दैट ऑट टू एनफ फूड फॉर द फोर ऑफ अस। अब हमने ऑट टू लिख दिया, ये मॉडल है, एनफ फूड लिख दिया, वो नाउन है, वर्ब लिखी नहीं। अब मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वो बिना वर्ब के यूज हो नहीं सकते, या तो हटाओ इसे, कोई वर्ब लिखो, तो लिख दो ऑट टू बी, दैट ऑट टू बी एनफ फूड। अगला देखो, ही मस्ट डू ऑल द डोमेस्टिक चोर्स बाय हिमसेल्फ बिफोर ही गॉट मैरिड। अब कोई पर्सन है, उसके बारे में कह रहे हैं कि उसको सारे घरेलू काम अपने आप ही करने पड़ते थे शादी से पहले, ठीक है, बाद में फिर बाहर के भी अपने आप ही करने पड़ते थे उसे, ठीक है, ऐसे हो गया उसकी कहानी बेचारे की। तो ये देखो, ये ऑब्लिगेशन पास्ट का है, मस्ट की जगह हैड टू लिख दो, ही हैड टू डू ऑल द डोमेस्टिक चोर्स। आज अखबार में एक न्यूज आ रही थी अभी, उस पे, तो उसमें कोई एक वाइफ थी, वो उसने क्या किया, वो कर लिया, क्या नाम, सुसाइड करने की कोशिश की। हालांकि फॉर्चुनेटली लोगों ने बचा लिया, जो भी घर में रहे होंगे ससुराल वाले लोग उसके। और वजह देखो क्या, वजह क्या, उसका हस्बैंड जो है ना, वो हर टाइम पबजी खेलता रहता है। हरामखोरी देखो आज के आदमी की, हर टाइम पबजी, हर टाइम पबजी। तो इसी बात पे कहा सुनी पे लड़ाई वड़ाई हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, बदतमीज आदमी ही होगा जो पबजी खेल रहा होगा काम छोड़ के, तो ऐसे आदमी को कायदे से तो सलाह देनी नहीं चाहिए। एक बहुत पुरानी कहानी है, मैंने अपने स्कूल डेज में कभी पढ़ी या सुनी मुझे पता नहीं, लेकिन कहानी क्या है, बरसात का टाइम आने वाला था, तो जंगल के सारे पशु पक्षी अपने अपना ठिकाना बनाने के मतलब तैयारी कर रहे थे, ठीक है। जो भी जैसा भी अपने घोंसले वगैरह बनाते हैं, जहां भी उनकी रहने की जगह होती है, वो सारी अपनी व्यवस्था वगैरह कर रहे थे। बंदर बदतमीज उछल रहा था, ठीक है, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, ऐसे कूद रहा था। तो
खैर वो ऐसे ही उसने अपना टाइम काट लिया। बरसात आ गई दबा के। अब जिन जानवरों ने अपनी व्यवस्था कर ली थी वो अपने अपने घोंसलों में घुस गए। अब बंदर बेचारा इस पेड़ के नीचे बैठे, उस पेड़ के नीचे बैठे, और थोड़ी देर में सब जगह पानी गिरना शुरू हो गया तो वो भीगता रहा परेशान। तो एक चिड़िया थी बुलबुल, उसने अपना अच्छा सा घोंसला बना रखा था, गरम गरम कंफर्टेबल उसके अंदर बैठी हुई थी। तो उसने देखा कि बंदर बड़ा बेचारा परेशान हो रहा है, इधर उधर कूद रहा है। तो उसने बंदर को सलाह देने की कोशिश की कि अरे बंदर मामा, जब बारिश नहीं हो रही थी, सारे लोग अपना घर बना रहे थे, तुम्हें भी बना लेना चाहिए था, ये तो पता ही था बारिश आएगी, आप परेशान घूम रहे हो इधर उधर कूदते हुए। बंदर ने बोला मैं यहाँ परेशान हूं, तू मुझे सलाह दे रही। उसने उसका भी घोंसला तोड़ दिया। तो इससे इससे सीख लेना हमेशा, कभी भी किसी ऐसे आदमी को जिससे तुम्हें ये लगे कि मानेगा नहीं, सलाह मत देना। नहीं तो कई बार हम रोक नहीं पाते अपने को, हम सोचते नहीं हमारा नैतिक धर्म में फलाना है ढिमकाना है। ना ना, जो आदमी डिजर्व करता है उसी को नॉलेज, उसी को सलाह दो। जो डिजर्व नहीं करता वो बेकार चला जाएगा, तुम्हारी सलाह और तुम्हारी नॉलेज सब। तो उस वाइफ को समझना चाहिए था कि ये हिला हुआ है तभी तो हर टाइम खेलता रहता है पबजी, तो कहना ही नहीं चाहिए था। उसने कह दिया, उससे सलाह दे दी, उसने उसी को चमका दिया। अब बेचारी क्या करेगी बताओ? एक तो तुम बदतमीज से जो हर टाइम पबजी खेल रहे, वो मना कर रही है तो तुमने उसी को पीट भी दिया। तो उसने सुसाइड करने की कोशिश की होगी, फिर खैर वो बच गई। लेकिन अब ऐसे बदतमीज लोग आज के टाइम में, बताओ। आज की खबर है ये। चलो, तो खैर ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसमें वही लिख दो, हैड टू। पास्ट के कंपल्सन्स के लिए हैड टू लिखा करो। हाँ भैया। किसमें? वो सारे बता दिए, क्लास में क्या करता रहा। तू भी पबजी वाला ही लग रहा है मुझे, समझा। अगला देखो। कौन सा है? 88। हिज व्यूज हैव एक्सप्रेस इन न्यूमरस स्पीचेस। ये जो हैव एक्सप्रेस हमने वर्ब लिखे, देखो ये एक्टिव वॉइस में या पैसिव? एक्टिव होती है अंकल, पैसिव तब होती है जब बी प्लस थर्ड फॉर्म हो। ये एक्टिव है। इसका सब्जेक्ट जो है वो इसका डूअर है कोई और। व्यूज एक्सप्रेस करेंगे, व्यूज को एक्सप्रेस किया जाएगा। व्यूज तो एक्सप्रेस करने से रहे, तो अब एक्सप्रेस वर्ब डूइंग है। एक्सप्रेस का मतलब एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना। अब ये वर्ब डूइंग है, सब्जेक्ट डूअर नहीं है। तो अगर सब्जेक्ट नहीं तो कोई तो डूअर हो गई अगर वर्ब डूइंग है। तो अगर सब्जेक्ट नहीं कोई और डूअर हो तो वर्ब पैसिव लिखा करो, हैव बीन एक्सप्रेस्ड। हैव बीन एक्सप्रेस्ड। अगला देखो। आई डिडंट नीड टू गो। डिडंट हेल्पिंग वर्ब हो गई, नीड मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब का दूसरी वर्ब लिखोगे तो नॉन फाइनाइट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो टू गो लिख दो। 90th क्वेश्चन जो है ना, उससे पहले जरा एक क्वेश्चन ये देखना। दिस मशीन looks good but it doesn't work good। ये किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमने इस सेंटेंस में क्या किया, मेन क्लॉज में वर्ब यूज की लुक्स, ये होती है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आते हैं। कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं। गुड एडजेक्टिव है, ये कॉम्प्लीमेंट बन गया। डजंट वर्क है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब के बाद में या तो ऑब्जेक्ट आते हैं या एडवर्ब आते हैं। गुड एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्ट या एडवर्ब कुछ नहीं बन पाएगा, तो इसको हटा के इसकी जगह लिख दो वेल। वेल इसकी एडवर्ब फॉर्म होती है। तो गुड जो है वर्ड वो एडजेक्टिव है, वेल एडवर्ब है। ठीक है, जहां एडजेक्टिव की जरूरत पड़े वहां गुड लिखा करो, जहां एडवर्ब की जरूरत पड़े वहां पे वेल लिखा करो। ये लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद एडजेक्टिव आ जाएगा, लेकिन वो एक्शन वर्ब उसका नहीं आएगा। तो दिस मशीन लुक्स गुड बट इट डजंट वर्क वेल। अब अगर ये बात समझ में आ गई हो तो देखो, ये वाले क्वेश्चन समझ में आया 90। ये जो स्मेल्ट हमने लिखा है कैसी वर्ब है, एक्शन या लिंकिंग? ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है ना वो डिनर है, जो कि डूअर नहीं है। तो अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद में एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव वेल नहीं होता है, गुड होता है। तो लिखो स्मेल्ट गुड। लिंकिंग वर्ब का एडजेक्टिव और एक्शन वर्ब का एडवर्ब लिखा करो। अगला देखो। वेयर हैव आई टू सेंड दिस पार्सल। अब ये हमने सेम क्वेश्चन डिस्कस किया होगा, हालांकि थोड़ा सा अलग रहा होगा। ये जो हमने आई सब्जेक्ट से पहले हैव लिख रखा ना, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। क्योंकि वो जो हमने सब्जेक्ट के बाद में टू सेंड लिखा वो मेन वर्ब नहीं है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो अगर वो नॉन फाइनाइट वर्ब है तो इसका मतलब हमने गलती से क्या किया, मेन वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। इसको लिखो वेयर डू आई हैव टू। वेयर डू आई हैव टू। अगर हैव मेन वर्ब है तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग और डू डज होती हैं। तो डू को आई से पहले लिखो और हैव जो मेन वर्ब है उसे बाद में लिखो।
वेयर डू आई हैव टू सेंड दिस पार्सल। अगला देखो, द ताजमहल इज स्टूड मैग्निफिसेंटली, स्टैंड्स लिखो, इज स्टूड की जगह स्टैंड लिखो, ये इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, पैसिव बन नहीं सकता, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अगर हम मान लो इस पैसिव को सही भी मान लें, ठीक है, तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा किसी ने ले जाके ताजमहल को वहां पे स्टैंड किया, जो कि हमें पता है ऐसा केस नहीं है, तो यहाँ पे लिखो स्टैंड्स। अगला देखो, वी रियली फील वेरी अशेम्ड नाउ, वी शुड नॉट से दैट यू वर गिल्टी। अगर हम अशेम्ड फील कर रहे हैं तो जिस एक्शन को लेकर हम अशेम्ड फील कर रहे हैं वो काम हो गया होगा या होना है, हो गया होगा, तो परफेक्ट फॉर्म लिखो, वी शुड नॉट हैव सेड, वी शुड नॉट हैव सेड। अच्छा वी शुड नॉट हैव सेड लिख देंगे तो अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो जाएगा, बट वी डिड, वी शुडंट हैव सेड बट वी डिड, मतलब कहना नहीं चाहिए था लेकिन कह दिया, इसीलिए अब शर्मिंदा हो रहे हैं। अगला देखो, 94th का आंसर अपने बताओ। अबे हिले हुए हो क्या, 94 का आंसर शी। ये जो हमने बीन लिखी है लिंकिंग वर्ब, इसका हर जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है, और ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है हु को, हु सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट में सब्जेक्ट होता है, तो हर की जगह शी लिखो। अगला देखो, दे कुड रिपेयर द कार बट इट टुक देम अ लॉन्ग टाइम। अब हम कह रहे हैं कि उन लोगों ने कार को रिपेयर तो कर लिया लेकिन टाइम बहुत लगा लिया। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने कार को रिपेयर किया है, ये इनकी जनरल एबिलिटी होगी या पर्टिकुलर। अब ये मैकेनिक तो कम से कम नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये मैकेनिक होते तो इनके बारे में ये बात तो नहीं कही जाती। तो इन्होंने मतलब ये इनकी एबिलिटी है नहीं, लेकिन इन्होंने कैसे न कैसे उसे कर लिया, मैनेज टू, दे मैनेज टू रिपेयर द कार। अगला देखो, द मैन लेट देम गो दो ही कुड स्टॉप देम। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं एक आदमी है, उसने उन लोगों को जाने दिया, चाहता तो रोक लेता, लेकिन हम जो सिचुएशन अज्यूम कर रहे हैं कि रोक लेता, उसने रोका तो है नहीं। तो इसका मतलब जो हम अज्यूम कर रहे हैं सिचुएशन, उसका हमें रिजल्ट भी पता है। अगर रिजल्ट पता है तो परफेक्ट फॉर्म लिखो, ही कुड हैव स्टॉप्ड, दो ही कुड हैव स्टॉप्ड। अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो गया, बट ही डिडंट, दो ही कुड हैव स्टॉप्ड देम बट एक्चुअली ही डिडंट स्टॉप देम। दे नेवर स्टे एंग्रीली फॉर लॉन्ग, आंसर अपने आप बताओ। स्टे कैसी वर्ब है, एक्शन है लिंकिंग, हाँ लिंकिंग, एडजेक्टिव आएगा इसका एडवर्ब, एडजेक्टिव एंग्रीली होता है या एंग्री, तो वही लिख दो, दे नेवर स्टे एंग्री फॉर लॉन्ग। अगला देखो, कैंडिडेट्स विल रिमेन इन देयर सीट्स अंटिल ऑल द पेपर्स हैव बीन कलेक्टेड। अब ये जो हमने विल रिमेन लिखा ना, ये फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ध्यान से देखो ये फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी है, इंस्ट्रक्शन है। ये कैंडिडेट्स के लिए इंस्ट्रक्शन है कि जब तक के सारे पेपर्स कलेक्ट ना हो जाएं तब तक वो अपनी सीट पे ही रहें। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी नहीं इंस्ट्रक्शन है तो इसके लिए शुड या मस्ट यूज करो, कैंडिडेट शुड रिमेन इन देयर सीट्स या मस्ट रिमेन इन देयर सीट्स। इफ दिस बोट वर मेड ऑफ स्टील इट विल सिंक इनटू द सी। अब हम कह रहे हैं कि इफ दिस बोट वर मेड ऑफ स्टील, तो ये इमेजिनेशन हो गया, इसका मतलब हो गया बट इट इज नॉट मेड ऑफ स्टील। अगर ये स्टील से नहीं बनी है तो इसका मतलब वो जो रिजल्ट हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं वो रिजल्ट भी नहीं आएगा। अगर वो सिचुएशन प्रोबेबल नहीं है तो फिर विल लिखना गलत हो गया, वुड लिख दो, इट वुड सिंक इनटू द सी। तो विल सेल प्रोबेबिलिटी शो करते हैं, और वुड और कुड जो होते हैं प्रोबेबिलिटी शो करते हैं प्रेजेंट टेंस में, तो ये सेमी क्लोज कंडीशनल है, वही लिख दो। Whenever my parents were away, my grandmother could take care of me। अब देखो whenever का मतलब जब भी, तो मतलब ये रेगुलर एक्शन हो गया पास्ट का। अगर ये रेगुलर एक्शन है पास्ट का तो या तो यूज टू मॉडल यूज करो, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करो, या वुड यूज करो। ये जो कुड लिख रखा है ये गलत है, यूज टू लिख दो फिलहाल में, माई ग्रैंड मदर यूज टू टेक केयर ऑफ मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट वरी दे कुड जस्ट फॉरगेट टू कॉल। अब देखो किसी पर्सन को हम सलाह दे रहे हैं कि वो वरी ना करे। अच्छा जिस काम को लेकर वरी वो कर रहा है और हम जिस काम को लेकर उसे सलाह दे रहे हैं कि वरी ना करे, वो हो चुका होगा या होना होगा, हो चुका होगा, तो परफेक्ट फॉर्म, दे कुड जस्ट हैव फॉरगॉटन, दे कुड जस्ट हैव फॉरगॉटन, मतलब वो कॉल करना वगैरह भूल गए होंगे इसीलिए पर्सन वरी कर रहा है, तो हम इसको समझा रहे हैं कि वरी नहीं करो। ही अराइव्ड होम एट 11 PM yesterday, ये तो हो गया फैक्ट कि वो घर पे 11 बजे आया। ही माइट गेट स्टक इन जैम, अब उसके फैक्ट के बेसिस पर हम एक सिचुएशन अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, जाम में फंस गया होगा।
तो जो सिचुएशन हम गेस कर रहे हैं उसका तो रिजल्ट लिखा हुआ है, तो लिखो माइट हैव गॉट, ही माइट हैव गॉट स्टक इन ट्रैफिक जैम। 103। अब हमने वर्ब लिखी हैड बीन स्वम। ये हैड बीन स्वम जो वर्ब है ये एक्टिव है या पैसिव? ये है पैसिव। बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव होता है। सब्जेक्ट इसका डूअर है या कोई और? सब्जेक्ट ही डूअर है, तो अगर सब्जेक्ट डूअर है तो वर्ब पैसिव क्यों? फिर तो बीन हटा दो। दे हैड स्वम। अगला देखो, सारा इज अ नर्स, समटाइम्स शी मस्ट वर्क एट वीकेंड्स। अब देखो ये इसकी ड्यूटी है। अगर कोई पर्सन नर्स है, ठीक है, तो उसकी ड्यूटी है वीकेंड्स पे काम करना, तो ये ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन नहीं है। यहाँ पे ये सरकमस्टांशियल ऑब्लिगेशन कह सकते हैं। तो अगर ये उसकी ड्यूटी है, सरकमस्टांशियल ऑब्लिगेशन है, तो मस्ट की जगह लिखो हैज टू। सारा इज अ नर्स, समटाइम्स शी हैज टू वर्क। 105। द डॉक्टर बिहेव्ड वेरी अनप्रोफेशनली। बिहेव एक्शन वर्ब, उसका एडवर्ब आएगा। अनप्रोफेशनल एडजेक्टिव होता है, इसको लिख दो अनप्रोफेशनली। हाउ शुड लर्न इंग्लिश। अब देखो, शुड हो गई हेल्पिंग वर्ब, लर्न हो गई मेन वर्ब, इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहीं है ही नहीं, जबकि हमें पता है कि जब हम सेंटेंस इंटरोगेटिव लिखते हैं तो मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। अब या तो कोई सब्जेक्ट लिख दो शुड और लर्न के बीच में, हाउ शुड आई लर्न इंग्लिश, हाउ शुड यू लर्न इंग्लिश, वगैरह वगैरह। नहीं कुछ समझ में आए तो इंग्लिश को सब्जेक्ट बना दो और वर्ब पैसिव कर दो। हाउ शुड इंग्लिश बी लर्न। इंग्लिश जो ऑब्जेक्ट है अगर उसका सब्जेक्ट बनाओगे तो वर्ब पैसिव करनी पड़ेगी, तो लिख दो हाउ शुड इंग्लिश बी लर्न। 107 का आंसर अपने आप बताओ। हाँ, व्हाट दे हैव डन नाउ। ये जो हमने लिखा ना व्हाट दे हैव डन नाउ, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, असर्टिव फॉर्म में लिखो। अगला देखो, टुडे फ्यू पीपल विल कंसिडर लिविंग विदाउट द कन्वीनियंस दे टेक फॉर ग्रांटेड। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आज के समय में फ्यू का मतलब नेगेटिव होता है, समझ लेना। इसका मतलब था ऑलमोस्ट नो। अब हम कह रहे हैं आज के टाइम में कम ही ऐसे लोग होंगे जो उन सुविधाओं के बगैर जो उन्हें मिल रही हैं ऐसे ही जीना चाहेंगे। ठीक है, टेलीफोन है, नेट है, मेट्रो है, रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी चीजें। तो ये जो सिचुएशन हम यहाँ पे गेस कर रहे हैं कैसी है, प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल? ये इम्प्रोबेबल है। ठीक है, सारे लोग इन सुविधाओं के यूज टू हैं, कोई भी इसको वास्तव में नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में रियलिटी इसके अपोजिट है जो हम सपोज कर रहे हैं उसके। तो फिर यहाँ पे विल की जगह लिखो वुड। फ्यू पीपल वुड कंसिडर लिविंग विदाउट द कन्वीनियंस। अगला देखो, आई एम सॉरी बट वी कैन नॉट गो टू योर पार्टी। अगर ये सेंटेंस बस इतना हो तो सही है। ठीक है, तब हम ये मान लेंगे कि पार्टी आज ही है। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा नेक्स्ट सैटरडे, तो इसका मतलब ये पार्टी आज नहीं है, है फ्यूचर में। तो इसका मतलब ये इनेबिलिटी भी आज की हमारी नहीं है, फ्यूचर की है। तो अगर इनेबिलिटी फ्यूचर की है तो कैन नॉट तो गलत हो गया, शैल नॉट बी एबल टू लिखो। वी शैल नॉट बी एबल टू गो टू योर पार्टी। नेक्स्ट हमने लिखा दो इट अपीयर्स टू बी एन इजी क्वेश्चन मोस्ट स्टूडेंट्स मे नॉट सॉल्व इट। अब मोस्ट स्टूडेंट्स मे नॉट सॉल्व इट केवल इतना लिखा हो तब तो ये सही जाएगा, क्योंकि हम गेस कर लेंगे, मतलब हम ये सिचुएशन गेस कर रहे हैं कि हो सकता है सॉल्व कर भी दें, हो सकता है ना भी कर दें। लेकिन यहाँ पे देखो हमने काउंटर करने के लिए एक दूसरा स्टेटमेंट लिख रखा है, दो इट अपीयर्स टू बी एन इजी क्वेश्चन। तो इसका मतलब हम इस चीज को लेकर श्योर हैं कि वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर श्योर हो तो मे नॉट नहीं लिखो, कैन नॉट लिखो। मोस्ट स्टूडेंट्स कैन नॉट सॉल्व इट। सर्टेनिटी शो करने के लिए कैन और कैन नॉट लिखा करो। 111। इफ वी गो टू द टाउन वी कैन डू सम शॉपिंग। अब देखो ये जो हमने लिखा ना, इफ वी गो टू द टाउन वी कैन डू सम शॉपिंग, ठीक है, ये हमारा फ्यूचर रेफरेंस है। अगर हम इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस लिखेंगे ना तो टाइम फ्यूचर का होता है, तो इसका मतलब ये जो मेन क्लॉज में हम एक्शन लिख रहे हैं ये भी फ्यूचर का है। अब कैन को हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं अगर ये परमिशन के लिए यूज हो तो, अगर एबिलिटी के लिए यूज हो तो नहीं। अगर हम टाउन जाएंगे तो वहां पे शॉपिंग कर पाना हमारी परमिशन है, मतलब कोई हमें परमिशन दे रहा है क्या? नहीं, ये एबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे कैन की जगह लिख दो शैल बी एबल टू। इफ वी गो टू द टाउन वी शैल बी एबल टू डू सम शॉपिंग। हाँ, विल लिख सकते हैं और क्या, वी विल डू सम शॉपिंग। इंटेंशन एक्सप्रेस करनी तो विल लिख दो। बेटा फ्यूचर की एबिलिटी जो होती है वो विल बी एबल टू के थ्रू एक्सप्रेस की जाती है, अगर एबिलिटी एक्सप्रेस करोगे तो फिर लिखना ही पड़ेगा। अगला देखो, विल आई ब्रिंग यू सम स्वीट्स फ्रॉम द मार्केट टुडे। अब हम किसी पर्सन से मिठाई लाने के लिए उसके बारे में पूछ रहे हैं कि अगर वो कहेगा तो ले आएंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं लाएंगे। तो कुल मिला के हम उसको एक ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, शुड आई ब्रिंग यू, शैल आई ब्रिंग यू।
पोलाइटनेस एक्सप्रेस करने के लिए आई और वी के साथ में शुड या शैल लिखा करो। In some countries, it is not necessary to be over 18 to get married. You may get married whenever you want to. It is a rule. ये जनरल परमिशन है, रूल है, तो मैं हटाओ कैन लिखो, यू कैन गेट मैरिड। अगला देखो, इट इज क्लाउडी टुडे, इट कैन रेन टुनाइट। पॉसिबिलिटी में लिख दो, इट मे रेन टुनाइट। सम पीपल नीड नॉट एनी हेल्प फ्रॉम अदर्स। अब देखो ये जो हमने नीड नॉट लिखा ना, ये मॉडल है। एनी हेल्प नाउन है, हालांकि हेल्प वर्ब भी होता है, लेकिन जब उसके साथ एनी लिख दोगे तो वो नाउन हो जाएगा। अब नीड नॉट मॉडल है, एनी हेल्प नाउन है, वर्ब तो कहीं लिखी नहीं है, तो गलत हो गया। अब या तो वर्ब लिखो और नहीं तो लिखो डोंट नीड। सम पीपल डोंट नीड। अगला देखो, डज इट सॉल्व ऑल आवर प्रॉब्लम्स इफ वी बाय इट। अब देखो इफ वी बाय इट जो हमने लिखा ना, ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन अगर हमें इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस लिखेंगे तो इसका मतलब टाइम फ्यूचर का है। तो अगर ये टाइम फ्यूचर का है तो जो मेन क्लॉज का एक्शन है वो फ्यूचर में लिखा जाएगा। डज की जगह विल लिखो, विल इट सॉल्व ऑल आवर प्रॉब्लम्स। और समझ पाए हो तो ठीक है, नहीं तो मैं समझा देता हूं। ये ओपन कंडीशनल है इंटरोगेटिव फॉर्म में। जब इसको असर्टिव बनाओगे तो ये लिखा जाएगा इट विल सॉल्व ऑल आवर प्रॉब्लम्स इफ वी बाय इट। अगला देखो, आई वॉज बीइंग हैप्पी व्हेन आई सॉ माई फ्रेंड देयर। ठीक है, अब ये बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब होती है, इनको कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, तो एक तो गलती ये हो गई। दूसरा ये है चेंज इन स्टेट, कि जब किसी पर्सन ने अपने फ्रेंड को देखा तो उसकी स्टेट चेंज हो गई, खुश हो गया वो, तो बिकेम लिख दो, आई बिकेम हैप्पी। टर्न्ड हैप्पी लिख दो, गॉट हैप्पी लिख दो। चेंज इन स्टेट के लिए बिकम, गेट या टर्न वर्ब का यूज क्या करो। अगला देखो, दे ऑट टू ऑलवेज फॉलो द एडवाइस ऑफ देयर पेरेंट्स। अब देखो ये जो ऑट टू के बाद हमने ऑलवेज लिखा ना, गलत जगह लिख गया। ना तो हम इसे ऑट और टू के बीच लिख सकते हैं, ना हम टू और फॉलो के बीच लिख सकते हैं। तो इसे ऑट टू से पहले लिखो, दे ऑलवेज ऑट टू फॉलो द एडवाइस ऑफ देयर पेरेंट्स। ऑट टू, हैव टू और यूज टू, एडवर्ब्स इनसे पहले लिखा करो, इनके बाद नहीं। दे स्टेड देयर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। अब देखो जैसे हमने लिखा दे स्टेड देयर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, व्हाई डिड दे स्टे देयर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, तो उसका हम पर्पस बताने के लिए दूसरी क्लॉज लिख रहे हैं सो दैट के साथ। अब सो दैट के साथ जो हम क्लॉज लिखते हैं वो पर्पस एक्सप्रेस करने के लिए होती है। पर्पस के लिए मॉडल लिखा करो मे, क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो मे लिख नहीं पाओगे तो लिख दो माइट, तो वुड की जगह माइट लिखो। फिर हमने लिखा ड्यूरिंग द चाइल्डहुड आई वुड लव वॉचिंग मूवीज। अब देखो हमने पढ़ा कि पास्ट के जो रेगुलर एक्शंस होते हैं उनके लिए हम वुड मॉडल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टेट हो तब नहीं यूज करना। ये जो लव वर्ब है ना, ये एक्शन नहीं स्टेट है, तो यहाँ पे वुड हटाओ, यूज टू लिखो, आई यूज टू लव वॉचिंग एक्शन मूवीज। अगला क्वेश्चन हमने लिखा ओनली अ फूल में मेक सच अ टेरिबल ब्लंडर। अब देखो ये अगर हम ओनली लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम अपनी बात को स्ट्रेस कर रहे हैं, जो मतलब हम स्टेटमेंट कह रहे हैं ना उसको हम स्ट्रेस करना चाह रहे हैं, तभी ओनली का यूज कर रहे हैं। तो अगर स्ट्रेस करके कह रहे हो तो इसका मतलब जो बात कह रहे हो उसको लेके श्योर भी हो गए। अगर श्योर हो गए तो फिर मे क्यों, फिर तो कैन लिखो। ओनली अ फूल कैन मेक सच अ टेरिबल ब्लंडर। हैज द मैन whom have you invited accepted your invitation। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इंटरोगेटिव फॉर्म में। whom have you invited जो है ना, ये इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज असर्टिव फॉर्म में लिखो, यू जो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग और हैव उसके बाद लिखो, whom you have invited। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा असर्टिव फॉर्म। अगला देखो, अ कवर्डली मैन डेयर्स नॉट फेस चैलेंजेस बोल्डली। आंसर डेयर। ठीक है, डेयर्स नॉट लिख रखा है तो इसका मतलब डेयर मॉडल है, अगर उसका नॉट लिख रखा है, अगर ये मॉडल है तो इसकी फॉर्म सिंगुलर मत लिखो, मॉडल्स को सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग मत चेंज किया करो। व्हाट दोस पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट सिंस मॉर्निंग। अब ये सेंटेंस है सिंपल। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है इंटरोगेटिव फॉर्म में। अगर सिंपल सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में लिखोगे तो सब्जेक्ट से पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट है दोस पीपल, हेल्पिंग वर्ब उससे पहले लिखी नहीं, तो वो जो हैव हेल्पिंग वर्ब है दोस पीपल से पहले लिखो। व्हाट हैव दोस पीपल बीन टॉकिंग। सिंपल सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में सब्जेक्ट हेल्पिंग और से पहले, हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले लिखा करो। अगला देखो, व्हाट डिड वी सी देयर वाज रियली अनबिलीवेबल। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, वाज रियली अनबिलीवेबल प्रेडिकेट है, व्हाट डिड वी सी देयर उसका सब्जेक्ट है। सबऑर्डिनेट क्लॉज असर्टिव फॉर्म, व्हाट वी सॉ देयर, व्हाट वी सॉ देयर। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कैसा है,
सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। पता ही नहीं देहातियों को। अबे क्या है सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स? तेरा मुंह कंपाउंड, उल्लू कहेंगे। सिंपल है भैया, सिंपल सेंटेंस है। इसमें एक ही सब्जेक्ट है, ऑल पीपल इन दिस सिटी, और एक ही वर्ब है, हैव। तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अब अगर ये सिंपल सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में लिख रहे हो तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। ऑल पीपल इन दिस सिटी ये हमारा सब्जेक्ट है। अब इससे पहले हेल्पिंग वर्ब तो लिखी नहीं है। अगर हैव मेन वर्ब हो तो टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू, तो उसी को लिख दो। व्हाई डू ऑल पीपल इन दिस सिटी हैव सो लॉन्ग हेयर एंड मुस्टासेस। तो ये वर्ब के जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े ना 2 हफ्ते तक, ये उनका रिवीजन हो गया असाइनमेंट्स के थ्रू। अब मेरी तरफ से तो मैं तो हुआ फ्री कि मैंने तो पढ़ा दिया, समझा दिया, बात खत्म हो गई। तुम समझ पाए, रिवाइज कर पाए, नहीं कर पाए, वो अपना देख लेना। मतलब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई मेरे पार्ट से। तुम्हारा काम बचा हुआ है, क्लियर हो तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर हो अपना रिवीजन करना। ये लो बच्चे, टाइम बच गया, अब इसका यूटिलाइज कर लेते हैं। देखो कुछ पढ़ ही लेते हैं। क्या हुआ, बोरिया बिस्तर बंद कर रहे हो? हैं? देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐसे निपटा देते हैं, इतने टाइम में हो जाएगा। डू यू, तोड़ लो फोन। डू यू हैव सम एक्सपीरियंस? I don't have some experience. I have any experience. क्या चोंच लड़ा रहे हो बे? क्या समझा रहे थे इसे पड़ोसी को? वो हिला हुआ है, उसे मत समझा। यहाँ देखो, ये जो हमने 3 सेंटेंस लिखे, डू यू हैव सम एक्सपीरियंस, आई डोंट हैव सम एक्सपीरियंस, आई हैव एनी एक्सपीरियंस, इन सेंटेंसेस से हमें जो सीखना है या समझना है वो है एनी और सम डिटर्मिनर के यूजेस। ये जो एनी और सम दोनों वर्ड हैं डिटर्मिनर होते हैं, और इनका यूज हम काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लुरल किसी भी नाउन के साथ कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। इनका यूज हम काउंटेबल नाउन्स के साथ भी करते हैं उनका नंबर रेफर करने के लिए, और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी करते हैं उनका अमाउंट रेफर करने के लिए। सिंगुलर के साथ भी, प्लुरल के साथ भी, ठीक है। एनी का यूज हम करते हैं बेसिकली उन सेंटेंसेस में जिनके मीनिंग्स नेगेटिव होते हैं, या जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चंस। सम का यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जिनके मीनिंग्स होते हैं पॉजिटिव। ये जो छोटी सी इंफॉर्मेशन है ना, ये तीनों सेंटेंस हमारे इसी से सॉल्व हो जाने हैं। पहला सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो ये जो एक्सपीरियंस नाउन के साथ हमने सम डिटरमिनर लिखा, ये गलत हो गया, एनी लिख दो। दूसरा सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, डोंट, तो ये जो हमने एक्सपीरियंस का सम लिखा, ये भी गलत हो गया, एनी लिख दो। अच्छा, तीसरा सेंटेंस जो है, ना तो हम इसमें कुछ निगेट कर रहे हैं, ना ही हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, बल्कि हम खुद कुछ बता रहे हैं, तो ये असर्टिव सेंटेंस है पॉजिटिव मीनिंग का, तो सम लिख दो। अब जैसे ये 3 क्वेश्चन हो गए ना एकदम आसानी से, इसी तरीके से 2 4 5 क्वेश्चन और भी अभी हो जाएंगे। जैसे कि फ्यू स्टूडेंट्स हैव समथिंग टू से। दे seldom go somewhere I can, या I did this work without someone's help।
हैज ही हैज ही इन्फॉर्म्ड समथिंग वी नीड एनीथिंग टू ईट नाउ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एबीसी टाइप के हैं। अब देखो हम आने वाली क्लास में आगे पढ़ेंगे, ये जो फ्यू वर्ड होता है नेगेटिव होता है, हालांकि इसका मीनिंग हमने कंडीशनल में डिस्कस किया होगा, इसका मतलब होता है हार्डली एनी, ऑलमोस्ट नो। तो ये जो फ्यू हमने लिखा है ना, ये नेगेटिव होता है, भले सेंटेंस देखने में ना लगे लेकिन ये मीनिंग नेगेटिव है। तो अगर ये मीनिंग नेगेटिव है तो ये समथिंग गलत हो गया, एनीथिंग लिख दो। अच्छा, सेल्डम भी हमने टेंस में पढ़ा था, इसका भी मतलब ऑलमोस्ट नेवर होता है, तो ये भी नेगेटिव होता है। तो अगर ये भी नेगेटिव होता है तो सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव हो गया, एनीवेयर लिख दो। अब आगे यहाँ पे एक प्रिपरेशन विदाउट। अब देखो समझना है, एक प्रिपरेशन है विद और एक है विदाउट। विद प्रिपरेशन का मतलब होता है हैविंग, विद कॉन्फिडेंस। अच्छा, विदाउट का मतलब होता है नॉट हैविंग, विदाउट कॉन्फिडेंस। तो जो विदाउट प्रिपरेशन है ना, ये भी नेगेटिव मीनिंग के लिए ही यूज की जाती है, मतलब इसका भी मीनिंग नेगेटिव ही होता है। तो विद का मतलब हैविंग, विदाउट का मतलब नॉट हैविंग। तो अगर हम यहाँ पे विदाउट प्रिपरेशन लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम निगेट कर रहे हैं। अगर नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना है तो समवन गलत यूज कर रहे हो, एनीवन लिखो। उसके बाद में ये सेकंड सेवंथ क्वेश्चन तो है ही, तो क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन है इसका मतलब हम कुछ बता तो रहे ही नहीं बल्कि उल्टा पूछ रहे हैं, तो एनीथिंग लिख दो। ये सेंटेंस ना तो हम किसी के बारे में पूछ रहे हैं, ना ही हम निगेट कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी बात कुछ बता रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस है पॉजिटिव मीनिंग का। तो एनीथिंग की जगह समथिंग लिख दो। तो जिस तरीके से वो तीन क्वेश्चन हो गए, उसी तरीके से देखो ये भी क्वेश्चन हो गए। जहां पे पॉजिटिव मीनिंग चाहिए हो वहां पे सम यूज क्या करो, जहां पे एनी नेगेटिव मीनिंग चाहिए वहां पे एनी लिखा करो। जो डिफरेंस एनी और सम में होता है वही डिफरेंस उन सारे वर्ड्स में होता है जो एनी और सम की मदद से बनाए जाते हैं, एनी वन, समवन, एनीबॉडी, समबडी, एनीवेयर, समवेयर वगैरह वगैरह। चलो नाइन्थ क्वेश्चन लिख लो। वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस। वी कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस। कौन सा सही, नाइन्थ या टेंथ? हाँ, दोनों सही हो गए क्या? चलो खैर, ये दोनों सही हो गए। अब देखो ये दोनों सही कैसे हो गए, इनको जरा एक बार समझ लेना। जैसे मान लो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000, जितने भी हैं वो सब ठीक है। अगर कोई पर्सन ऐसा है कि मान लो इसमें से हमें कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमने किसी से कहा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उसने कहा कि कोई भी क्वेश्चन पूछ लो सॉल्व कर देंगे, चाहिए 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 चाहिए। तो ये तो रेफरेंस टोटल का हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो कहते कि कोई नहीं, सारे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, केवल कुछ ही सॉल्व कर पाएंगे, मतलब एक पार्ट डील कर पाएंगे, सारे नहीं, तो ये सम हो गया। तो अगर हम सम लिखते हैं ना तो इसका मतलब हम पार्ट को रेफर कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम एनी लिखते हैं तो इसका मतलब हम टोटल को रेफर कर रहे होते हैं, लेकिन जनरल सेंस में, मतलब किसी पर्टिकुलर को रेफर ना करके जनरल में सबको रेफर करना होता है, तो एनी लिखा करो। तो ये जो हमने लिखा है ना, वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हम ये कहना चाह रहे हैं वी कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। अच्छा, अगर हम लिख रहे हैं वी कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस, तो इसका मतलब हो गया नॉट ऑल।
तो जब हमें जनरल सेंस में सबको रेफर करना हो तब हमेशा एनी लिखा करो, लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर पार्ट को रेफर करना हो, टोटल को नहीं, तो फिर सम लिखा करो। तो वो दोनों ही सही है, उनके मीनिंग अलग अलग हैं। वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस का मतलब कोई भी क्वेश्चन, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं कि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, जो ये पॉजिटिव सेंटेंस में हम एनी यूज करते हैं ना, देखो इसका मतलब क्या हो जाता है। इसका मतलब हो जाता है नो मैटर व्हाट इट इज, मतलब जनरल सेंस में इसको हम रेफर करते हैं। तो इसका मतलब होता है चाहे कुछ भी हो, नो मैटर व्हाट इट इज, जो चाहे। तो जब हमारा कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया ना हो, कोई पर्टिकुलर चॉइस ना हो, जनरल की बात करनी हो, तो हमेशा एनी लिखा करो पॉजिटिव सेंटेंस में भी। तो एनी क्वेश्चंस का मतलब हो गया नो मैटर विच क्वेश्चन। एक एग्जांपल से और समझना। यू कैन बिकम समथिंग इफ यू आर diligent and honest। ठीक है। और एक दूसरा क्वेश्चन, इट इज सो सिंपल, इट इज सो सिंपल अ पजल दैट समवन कैन सॉल्व इट। इट इज सो सिंपल अ पजल दैट समवन कैन सॉल्व इट। अब देखो ये दोनों सेंटेंस जिनमें हमने समथिंग और समवन यूज किया पॉजिटिव है। यू कैन बिकम समथिंग भी पॉजिटिव है, दैट समवन कैन सॉल्व इट भी पॉजिटिव है। अब इस हिसाब से तो ये सेंटेंस सही होना चाहिए, है क्या सही? है? नहीं। वो जो हम कंडीशन वहां पे लगा रहे हैं ना, इफ यू आर डिलीजेंट एंड ऑनेस्ट, तो अगर कोई पर्सन डिलीजेंट है, मेहनती है और ईमानदार भी है, तो फिर वो कुछ भी पा सकता है। या तो लोगों की मेहनत कम पड़ जाती है, ईमानदारी कम पड़ जाती है, तभी वो चूक जाते हैं। तो अगर कोई आदमी मेहनती भी है, ईमानदार भी है, तो वो कुछ भी पा सकता है। तो इसका मतलब हम किसी पर्टिकुलर चीज को ना रेफर करके एवरीथिंग जनरल को रेफर कर रहे हैं। तो अगर जनरल में सबको रेफर करना है तो फिर एनीथिंग लिख लो। तो इसको लिख दो एनीथिंग। यू कैन बिकम एनीथिंग इफ यू आर डिलीजेंट एंड ऑनेस्ट। नेक्स्ट में आ जाओ। हमने कहा इट इज सो सिंपल पजल, कि इतनी आसान पजल है। अगर बहुत ही आसान पजल है तो इसका मतलब कोई सेलेक्ट लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे या कोई भी एरा गैरा? कोई भी। अगर सिंपल ही है तब तो फिर उसको कोई भी सॉल्व कर लेगा। तो अगर हमें जनरल सेंस में सबको ही रेफर करना है, ना कि किसी पर्टिकुलर को, तो फिर ये लोग गलत हो गया। तो यहां से सबसे पहले एक चीज समझ लेना है कि हम एनी का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में भी कर लेते हैं, लेकिन तब करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर को या पार्ट को ना रेफर करके टोटल को इन जनरल रेफर करना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा जो ऊपर वाले क्वेश्चन लिखे हैं ना, 9th और 10th, इन्हीं का नंबर चेंज कर देते हैं और इन्हें हम कर देते हैं 13th और 14th, और कैन की जगह कर देते हैं कैन नॉट। अब हमने लिख दिया वी कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चंस, और हमने लिख दिया वी कैन नॉट सॉल्व सम क्वेश्चंस। वो सेंटेंस सही है गलत है उससे पहले एक छोटी सी चीज समझना। ही हैज he has made no mistakes, he has not made any mistakes। जरा ये देखो, ये दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है अलग अलग? he has not made any mistakes और he has made no mistakes, दोनों का मीनिंग सेम है अलग अलग? अबे सेम है अलग अलग, तो फिर बोलते क्यों नहीं? अब इन दोनों का मीनिंग सेम है। अगर मीनिंग सेम है तो यहाँ पे जो नो लिखा वो यहाँ तो नहीं लिखा, और यहाँ पे जो नॉट एनी लिखा वो वहां नहीं लिखा। तो अगर मीनिंग सेम है तो इसका मतलब जो स्ट्रक्चर का हमें डिफरेंस नजर आ रहा है ना, ये डिफरेंस नहीं है, सिमिलरिटी है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं यहां से कि नॉट एनी का मतलब नो होता है। तो अगर मीनिंग सेम है तो इसका मतलब ये निकला कि जब हम नॉट के साथ एनी लिखते हैं ना, तो इसका मतलब हो जाता है नो। अब यहाँ पे एक चीज समझना, जैसे मान लीजिए टोटल नंबर है या टोटल अमाउंट है या ये जो भी है टोटल है, अगर हमें इस टोटल को रेफर करना है तो हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे ऑल, ठीक है, या नो। ऑल यूज करेंगे
तो वो मीनिंग पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में टोटल। नो लिखेंगे तो इसका मतलब नेगेटिव में टोटल। तो ऑल और नो जो होते हैं ना, दोनों टोटल को रेफर करते हैं, एनी इन दोनों की जगह यूज हो जाता है। तो जब हम नॉट के साथ एनी लिख देते हैं ना, तो उसका मतलब होता है नो, वो टोटल को रेफर करता है। पॉजिटिव में यूज करते हैं, वो भी टोटल को रेफर करता है। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं वी कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चंस, तो नॉट के साथ एनी आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, नो क्वेश्चंस। वी कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चंस का मतलब हो गया वी कैन सॉल्व नो क्वेश्चंस। अच्छा, सम के साथ कहानी क्या होगी, सम रेफर करता है केवल एक पार्ट को। तो अगर हम कैन नॉट सॉल्व सम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब एक पार्ट ऐसा है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर एक पार्ट ऐसा है जिसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका मतलब एक पार्ट ऐसा भी होगा जिसे सॉल्व कर लोगे। तो ये जो हमने लिखा ना वी कैन नॉट सॉल्व सम क्वेश्चंस, तो इसका मतलब ये हो गया बट वी कैन सॉल्व मोस्ट, बट वी कैन सॉल्व मोस्ट, कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन फिर इसका मतलब ये निकला कि कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें सॉल्व कर लोगे। तो ये दो अलग अलग मीनिंग है। अगर हम लिखते हैं वी कांट सॉल्व एनी क्वेश्चंस, तो इसका मीनिंग अलग है, और अगर हम लिखते हैं वी कांट सॉल्व सम क्वेश्चंस, तो उसका मीनिंग अलग है। तो वो दोनों ही सही है अपने अपने मीनिंग में। तो यहाँ पे ध्यान देना, हम एनी का यूज नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में कर लेते हैं, सम का भी यूज नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में कर लेते हैं। एक क्वेश्चन से और इस बात को समझना। क्वेश्चन नंबर 15, दो ही न्यू most people in the party, he could not identify any of them. अगर हम इस सेंटेंस को सही मान लें, ही कुड नॉट आइडेंटिफाई एनी ऑफ देम, तो इसका मतलब क्या होगा, वो कुछ को पहचान पाया, कुछ को भी नहीं पहचान पाया, किसी को नहीं पहचान पाया। तो अगर हम ये लिख देंगे ही कुड नॉट आइडेंटिफाई एनी ऑफ देम, तो इसका मतलब हम इनडायरेक्टली कह रहे हैं ही कुड आइडेंटिफाई नन ऑफ देम, किसी को नहीं पहचान पाया। सही मीनिंग है, गलत है? हाँ, सही है अगर केवल उतना ही हो तो। सही है अगर केवल उतना हो तो, लेकिन अगर इस स्टेटमेंट के साथ लिख दोगे तब गलत है, क्योंकि यहां पर तो हम कह रहे हैं कि ज्यादातर लोगों को जानता था। तो इसका मतलब वो जो बात कही जा रही है वो टोटल के लिए कही जा रही है, पार्ट के लिए? पार्ट के लिए। अगर ये निगेशन पार्ट का हो रहा है, टोटल का नहीं, तो फिर सम लिख दो। तो अब देखो, सेंटेंस है नेगेटिव, लेकिन सम लिखोगे तो सही होगा, एनी लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब पता क्या लिख रहा, इसका मतलब ये कि जो हमने यहाँ लिख रखा है सब ऐसे ही है, ठीक है। वो पेपर वाले दिन कॉन्टेक्स्ट से प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आती है। पेपर वाले दिन हम कितना ही पढ़ लें, हम किसी से भी पढ़ लें, ब्रह्मा जी से पढ़ लें, अंकुल सर से पढ़ लें, मुखर्जी नगर पढ़ लें, विलायत से पढ़ें, पेपर वाले दिन प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आएगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो हो जाएगा, नहीं प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो गए। तो इसीलिए हमें ईमानदारी से, मेहनत से हर एक चीज को सोचते समझते हुए पढ़ना चाहिए, कि धीरे धीरे हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप हो। प्रैक्टिस करने से, रूल रट्टा मारने से किसी का प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप नहीं होता, वो पेपर वाले दिन घूम ही जाता है, वो चाहे कुछ भी करे। तो हमें चीजों को डेप्थ से सोचना समझना चाहिए, क्योंकि पेपर वाले दिन कोचिंग, टीचर, बुक्स, फलाना ढिमकाना कुछ काम नहीं आता। उस दिन प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसका वो कर लेगा, जिसका नहीं है वो घूम जाएगा, वो सही का गलत कर लेगा, गलत का सही कर लेगा। तो ये जो चीजें समझाई जा रही है उनको डेप्थ से समझो, कि हमारा धीरे धीरे प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप हो, ठीक है, बजाय कि क्वेश्चन क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट चीज नहीं होते। तो ये सेंटेंस हमारा है नेगेटिव, लेकिन हमें पता है नहीं गलत है और सम सही है। 16th क्वेश्चन देखो, दो ही अटेम्प्टेड though he attempted most questions, he could not solve dash of them. Though he attempted most questions, he could not solve dash of them. Some of them या any of them? हाँ, some of them। इसीलिए कह रहे हैं बेटा, प्रेजेंस ऑफ माइंड पेपर वाले दिन काम में आती है, रट्टा काम में नहीं आता। एनी लिखो, सम लिखो, क्या फर्क पड़ता है, उल्लू ही हो क्या? जो चाहे लिखो इसमें भैया, दोनों ही सही हैं। अब देखो, हमने कहा कि उसने ज्यादातर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। मान लो ज्यादातर का मतलब हम ये मान के चलें कि 100 में से उसने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। लेकिन अटेम्प्ट करने का मतलब क्या सॉल्व कर लेना भी होता है? हाँ, नहीं होता। अब अटेम्प्ट किए उसने 80, सॉल्व एक नहीं, एक भी नहीं हुआ। या अटेम्प्ट किए 80, सॉल्व कर पाया 25। अब अगर एक भी सॉल्व नहीं कर पाया, तब तो एनी।
अब सॉल्व अटेम्प्ट जितने किए उनमें से एक पार्ट ही सॉल्व कर पाया, तो सम। तो इसमें चाहे सम लिखो चाहे नहीं लिखो। तो कुल मिला के बात है कि एनी और सम को हम नेगेटिव पॉजिटिव में कहीं भी यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे और जरूरत पे। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई आर यू वीपिंग? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? अब देखो कोई पर्सन है, हमने उससे ये पूछा है, व्हाई आर यू वीपिंग, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? जिस पर्सन से हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और जो हम आंसर उससे जानना चाह रहे हैं, क्या वास्तव में वो आंसर हमें पता नहीं है? अरे जिस पर्सन से हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और जो आंसर हम उससे जानना चाह रहे हैं, क्या वो आंसर हमें पहले से पता है या नहीं? अच्छा हिले हुए, अगर वो रो रहा है बैठ के तो तुम्हें नहीं पता प्रॉब्लम में रो रहा होगा। अगर कोई पर्सन रो रहा है तो मौज में रो रहा होगा या परेशानी में? तो फिर ये क्यों पूछ रहे हो उससे, अगर हमें नहीं पता? हाँ हिले हुए हो तो कहां से पता होगा। खैर, अगर कोई पर्सन रो रहा है तो ऑब्वियस बात है प्रॉब्लम होगी, मौज में तो कोई बैठ के नहीं रोता, किसी को मौज में रोते हुए देखा? हाँ वो कह रहा है नहीं देखा। हाँ, खुशी के आज तक किसी के नहीं आए ना, कभी आते, किसी के नहीं आते, किसी के नहीं आते, खुशी में किसी के आंसू नहीं आते। 1 मिनट लूंगा, ऐसे समझा दूंगा, और बात समझ जाओ और समझदार हो तो ढीठ हो तो अलग बात है। कभी किसी पर्सन के खुशी में आंसू नहीं निकलते, ये लोग कहते और बोलते हैं। आंसू उसी के निकलते होते हैं जिसने भरा भुगता होता है। किसी ने बहुत परेशानी उठाई है, उसको आराम मिल गया या सफलता मिल गई, तो उसके आंसू निकलते हैं उस परेशानी की वजह से जो उसने भुगती है। अगर कोई आदमी शुरू से भला चंगा रहा हो मौज में, तो उसको कितनी भी सफलता मिल जाए वो कभी नहीं रोता। रोता वही है बेचारे की जिसकी रेल बनी कभी। ठीक है, तो ये बदतमीजी मत छोड़ो। वो फिलोसफी साइकोलॉजी मैंने भी अच्छी खासी पढ़ ली है। तो आदमी कभी मौज में नहीं रोता, आंसू हमेशा दुख से निकलते हैं, वो भले पुराना दुख है नया दुख है वो अलग बात है। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा ना, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, एक्चुअल में जिस पर्सन से हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसकी हालत से हम जान सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं इसका आंसर हमें पता है क्या है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन इंटरोगेशन के लिए नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए पूछा जा रहा है। अगर फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहे हो तो सम लिख दो। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर हमें पहले से पता हो उनके लिए सम का यूज किया करो, ना कि एनी का। एनी का यूज किया करो प्रॉपर इंट्रोगेशन के लिए, व्हेन वी वांट टू नो समथिंग दैट वी डोंट नो। जब हमें कुछ ऐसा पता करना हो जो हम नहीं जानते तो एनी। इफ वी नो ऑलरेडी वी नो द आंसर देन यूज सम। सीजीएल के पेपर में क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या, डू यू हैव डैश शुगर। अब इसमें आंसर दे दिया, ए दे दिया, सम दे दिया, द लिख दिया, एनी लिख दिया। अब रट्टा वाला तो एनी टिक मार के भाग आएगा क्योंकि उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो डू यू हैव डैश शुगर लिखा ना, इस क्वेश्चन में कोई भी ब्लैंक फिल करने से पहले एक बार हमें पूछना चाहिए, मतलब सोचना चाहिए क्वेश्चन कौन पूछ रहा होगा, किससे पूछ रहा होगा। क्या कोई टीचर किसी स्टूडेंट से पूछेगा ये? है, स्टूडेंट टीचर से पूछेगा, पेशेंट डॉक्टर से पूछेगा। ठीक है, कौन किससे पूछ सकते हैं क्वेश्चन? पड़ोसी से। पड़ोसी पड़ोसी से ही पूछेगा। अच्छा किस लिए पूछेगा? जांच पड़ताल करनी है या मांगनी है? मांगनी है। अगर मान लो हम किसी से पूछताछ करें, भाई तुम्हारे घर पे शुगर है या नहीं है, और वो कहते हैं हाँ है, तो क्या करोगे? प्राइज दोगे उसे कि उसका चालान कर दोगे? ये एक्चुअल में कोई इंटरोगेशन नहीं, ये रिक्वेस्ट है। ये कोई पर्सन किसी से मांग रहा है, बस वो अलग बात है कि उसका जो रिक्वेस्ट करने का तरीका है वो इंटरोगेटिव है, लेकिन ये इंटरोगेशन नहीं, ये रिक्वेस्ट है। अगर ये इंटरोगेशन नहीं है, रिक्वेस्ट है, फिर सम लिखो। तो अगर हमारी सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाए कोचिंग लेते लेते, तब तो है फायदा। अच्छा वो ना डेवलप हो जाए, फिर हम कितने कागज खराब कर लें, कितने पेन खराब कर लें, पेपर वाले दिन हमें जाके तुक्का मारना ही मारना है। क्योंकि टीचर कितने क्वेश्चन सिखा देगा। मान लो ये पेपर में क्वेश्चन आया तो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बेसिस पे 2-4 और कर लूंगा, फिर अगर कोई नया आ गया तो क्या करोगे जाके? और नए की तो हमेशा इसको मान के चलना चाहिए, 1 2 4 5 क्वेश्चन तो हमेशा ऐसे आएंगे ही जो पहले तुमने ना कभी पढ़े होंगे ना सुने होंगे। अगले क्वेश्चन देखो, शैल वी टेक डैश रेस्ट नाउ, इंटरोगेशन और परमिशन। परमिशन, तो अभी देखो हम किसे परमिशन मांग रहे हैं रेस्ट कर लेने के लिए। तो अगर ये इंटरोगेशन नहीं है परमिशन है, तो ये लो फिर से सम।
शैल वी टेक सम रेस्ट नो? 19th क्वेश्चन देखो। वुड यू हैव डैश स्वीट्स? मान लो हमारे घर पे मेहमान आए और हमने उनसे ये पूछा, ठीक है, तो हम उनसे क्या इंटरोगेट कर रहे हैं कि मिठाई लेकर आए कि खाली आता है? हैं? क्या कर रहे हैं? ऑफर कर रहे हैं। हाँ। अब मान लो ये हमने किसी हमारे घर पे मेहमान आया तो हमने उससे पूछा वुड यू हैव सम स्वीट्स या वुड यू हैव एनी स्वीट्स, तो अगर हम एनी लिख देंगे तो इसका मतलब हम उस पर्सन से इंटरोगेट कर रहे हैं। अगर हम सम लिख देंगे तो इसका मतलब हम इंटरोगेट नहीं कुछ और कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन हमने लिखा ना, ये इंटरोगेशन के लिए क्वेश्चन यूज हो रहा है, ये किसी को कुछ ऑफर किया जा रहा है। फिर लो सम आ गया। डू यू हैव डैश मनी? ब्लैंक फिल करो। इंटरोगेशन या रिक्वेस्ट? अबे कुछ भी हो सकता है। मान लो जिससे हम ये कह रहे हैं हमें पता है कि उसके पास पैसा है, मतलब हम उससे जान नहीं रहे कि पैसा है कि नहीं, हम बस मांग रहे हैं। ठीक है। तब तो लिखना सम। लेकिन अगर हम पहले ये जान लेना चाहते हैं कि हाँ है भी या नहीं है, बाद में मांगेंगे, तो लिखना एनी। तो मतलब एनी भी सही हो जाएगा, सम भी सही होगा, लेकिन वो मीनिंग बदल जाएंगे। जब हम सम लिखेंगे तो इसका मतलब वी आर रिक्वेस्टिंग। ठीक है। और एनी लिखेंगे तो इसका मतलब वी आर इंटरोगेटिंग। तो कुल मिला के ये सब बकवास है, समय नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ है। ठीक है। ये अपना समझ लेना, रिवाइज कर लेना। तो सम और एनी डिटर्मिनर हो गए, बाकी आज के लिए चलते हैं, अब कल ही मिलेंगे।